हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग जो है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये जो क्लास होगा हमारा, ठीक, करीब 1.5 से 2 घंटे का क्लास चलेगा। इसमें हम लोग जो है पूरा का पूरा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग को छोड़ के पूरा का पूरा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हम लोग जो है रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपका जो भी छोटा से छोटा पॉइंट है या जो भी छोटा से छोटा फॉर्मूला है, हर एक चीज़ को यहाँ पे डिस्कस किया जाए। ठीक, लेकिन ये वीडियो वैसे स्टूडेंट के लिए नहीं है जो कि पहली बार इन्वायरमेंटल पढ़ रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप इस क्लास के पहले इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग अच्छे से पढ़ चुके हैं, रिवीजन में प्रॉब्लम है इसलिए आप एक बार रिवाइज करने के लिए आए हैं। ठीक, उसके बाद एक और सवाल रहता है अक्सर बच्चे का कि सर इन्वायरमेंटल पढ़ने का सही तरीका क्या है, याद ही नहीं हो पाता है, भूल जाते हैं या बहुत रटना पड़ता है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी काम को अगर आप बार बार कीजिएगा तो वो चीज़ आपके दिमाग में ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। उसी तरीके से आपको क्या करना है, इन्वायरमेंटल का जो भी नोट्स है, ठीक है, या फिर आपका जो भी शॉर्ट नोट्स है, इंपॉर्टेंट नोट्स है, फॉर्मूला जो भी है, उसको आपको बार बार क्या करना है, रीडिंग करना है। ठीक है, उसके बाद रीडिंग करने के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चंस लगाना है। क्वेश्चंस में भी कैसा क्वेश्चन सर, कोशिश कीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने का। ठीक ना। उसके बाद आपको क्या करना है सर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने के बाद फिर से आपको पढ़ना है, फिर से क्वेश्चन लगाना है, फिर से पढ़ना है, फिर से क्वेश्चन लगाना है। मतलब ये प्रोसेस आपको रिपीट करते रहना है, पढ़ना है और क्वेश्चन लगाना है। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि सर मेरे पास टाइम बहुत कम है, एग्जाम नज़दीक है, पढ़े कुछ नहीं है, अब क्या किया जाए। तो ऐसे सिचुएशन में आपको सजेशन देंगे कि आप इस वीडियो को जो है, ठीक ना, आप इस वीडियो को क्या कीजिए, 3 बार देखिए। कितना बार देखिए, 3 बार देखिए और क्वेश्चन लगाइए, आपका काम हो जाएगा। 3 बार कैसे देखना है, फर्स्ट टाइम जब आप देखिएगा तो आप इसको नॉर्मल स्पीड पे देखिए। ठीक है, स्पीड बढ़ाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारा पॉइंट मिस हो जाएगा। ठीक, दूसरा बार जब आप देखिएगा तो 1.5 पे देखिए, और तीसरा बार जब देखिएगा तो आप 2x पे देखिए इसको। ठीक है, इस तरीके से आप वीडियो को देखिएगा, आपको एक एक चीज समझ में आएगा। ऐसा कीजिएगा, पहला बार वीडियो देखने के बाद जब दूसरा बार देखिएगा, इस बीच में आपको क्या करना है, क्वेश्चंस लगा लेना है। ठीक है, आपको एक बार कम से कम पीवाईक्यू देख लेना है क्या क्या पूछा गया है। ठीक, उसके बाद दूसरा बार वीडियो देखिएगा, फिर से आपको क्या देख लेना है, वीडियो देखने के बाद जाके आपको एक बार क्वेश्चंस देख लेना है क्या क्या पूछा गया और लेक्चर में हम क्या क्या देखे। फिर 2x पे देखिएगा। अगर आप ये 3 बार वीडियो को देख लेते हैं ना, तो आई होप कि आपको एग्जाम में जो है 80 to 90% क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग जो है चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात हम लोग करेंगे किस चीज का सर, वाटर डिमांड का बात करेंगे। सबसे पहला बात किसका होगा, वाटर डिमांड का। ठीक, वाटर डिमांड का बात करते समय हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो है किसी भी जगह पे या किसी भी कम्युनिटी में हमारा पानी का जो है कितना जरूरत है, उसको हम लोग वाटर डिमांड कहते हैं। तो हमारा दो तरह का कम्युनिटी है, एक एल है और एक एच है। एल मतलब क्या हो गया सर, एल मतलब हो गया हमारा लो इनकम ग्रुप। ठीक है, और एच मतलब क्या हो गया हमारा, हाई इनकम ग्रुप। ठीक, जब बात एल का होगा तो इसमें आपका क्या होगा, विदाउट फुल फ्लशिंग सिस्टम। विदाउट फुल फ्लशिंग सिस्टम करने का मतलब लो इनकम ग्रुप यानी गरीबों के घर में चौबीसों घंटा पानी नहीं आता है। एच हाई इनकम ग्रुप, वहां पे आपका फुल फ्लशिंग सिस्टम रहेगा, मतलब 24 आवर्स जो है आपका पानी आते रहेगा। बात समझ गए। अब यहाँ पे जो है जनरली किसी भी जगह पे पानी का जो डिमांड होता है उसको हम लोग जनरली 4 कैटेगरी में बांटे हुए हैं। डोमेस्टिक डिमांड जो कि 50 से 60% होता है, इंडस्ट्रियल डिमांड जो कि 20 से 25% होता है, पब्लिक यूटिलिटी डिमांड 5 से 10% होता है, थेफ्ट्स एंड लीकेजेस। थेफ्ट्स एंड लीकेजेस करने का मतलब जो है पानी किसी ने चोरी चोरी कर लिया, ठीक है, या फिर कहीं पे पाइप फट गया, तो वैसे कंडीशन में हम लोग इसको भी कैलकुलेट करके चलते हैं। थेफ्ट्स एंड लीकेजेस भी जो है आपका कितना रहेगा, 15 से 20% के आसपास रहेगा। ठीक, तो डोमेस्टिक डिमांड जो एल के केस में होगा, डोमेस्टिक डिमांड जो एल के केस में होगा वो होगा 135 एलपीसीडी, और एच के केस में क्या होगा, 200 एलपीसीडी। बात समझ गए। तो अंतर जो है मेनली डोमेस्टिक डिमांड में है, 135 एलपीसीडी, 200 एलपीसीडी। अगर किसी को ये नहीं मालूम है कि एलपीसीडी क्या होता है तो आपको हम बता दें, एलपीसीडी मतलब होता है लीटर्स पर कैपिटा पर डे। मतलब एक दिन में एक इंसान को कितना पानी की आवश्यकता पड़ेगी, वो आपका एलपीसीडी है। बात समझ गए। उसके बाद इंडस्ट्रियल डिमांड दोनों जगह सेम रहेगा, 70 एलपीसीडी 70 एलपीसीडी। पब्लिक यूटिलिटी डिमांड 10 एलपीसीडी 10 एलपीसीडी। थेफ्ट्स एंड लीकेजेस 55 और 55 एलपीसीडी। अब सवाल ये होता है कि सर टोटल अगर लो इनकम ग्रुप में काउंट किया जाता है ये कितना जाता है, 270 एलपीसीडी जाता है। ये आपका पीवाईक्यू का क्वेश्चन भी है। ठीक है, उसके बाद एच के केस में टोटल कितना डिमांड होता है सर, ये होता है 335 एलपीसीडी होता है। ठीक, जिस तरीके से हमारा आरसीसी स्टील सब में आईएस कोड होता है उसी तरह से इन्वायरमेंट में भी हमारा आईएस कोड होता है। और ये जो आप टेबल देख रहे हैं ये हमने आईएस कोड से उठा रखा है।
बात समझ में आ रही है? इधर जो प्रिंटेड फॉर्म में लिखा हुआ है ये हमने आईएस कोड से उठा रखा है। ठीक, इसमें से आपसे जनरली सवाल यही पूछेगा कि बताइए भैया एलआईजी के केस में कितना डिमांड होता है 270 एलपीसीडी, एचआईजी के केस में कितना डिमांड होता है 335 एलपीसीडी। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग अब जो देखेंगे वो है हमारा फायर डिमांड। फायर डिमांड में हमारे पास जो है 4 फॉर्मूला है। ठीक है, चारों फॉर्मूला आपका जनरली क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला है। ठीक है, कैसा फॉर्मूला है, इंपेरिकल फॉर्मूला है। इंपेरिकल फॉर्मूला मतलब सर ये वो फॉर्मूला है जो कि हमारा ऑब्जर्वेशन के आधार पर दिया गया है। ठीक ना, इसका कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं होता है। बात समझ गए? तो इंपेरिकल फॉर्मूला में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को जिस यूनिट में वैल्यू पुट करने कहा जाएगा हमको उसी यूनिट में वैल्यू पुट करना है। ठीक है, जैसे कि हमको ये नहीं देखना है कि अगर हम एक वैल्यू मीटर में ले तो दूसरा भी हमको मीटर में लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक ना, आपको जिस यूनिट में कहेगा आपको उसी यूनिट में वो वैल्यू पुट करना है। बात समझ गए? चलिए देखिए, पहला जो हमारा फॉर्मूला है सर वो है कुचलिंग्स फॉर्मूला। कुचलिंग्स फॉर्मूला क्या है, Q बराबर 3182 रूट अंडर पी, जहाँ पे P आपका पॉपुलेशन होगा 1000 में, आपको इसका वैल्यू 1000 में रखना है, और Q जो है डिस्चार्ज लीटर पर मिनट में आएगा। अब ये 1000 करने का मतलब जैसे किसी जगह का पॉपुलेशन 1 लाख है। ठीक है, तो इसको अगर आप 1000 में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 100,000। तो यहाँ पे P का वैल्यू आप क्या रखिएगा, 100 पुट कीजिएगा। 1 लाख नहीं पुट करना है आपको, क्या पुट करना है, P का वैल्यू 100 पुट करना है। क्यों सर, क्योंकि P का वैल्यू 1000 में रखने का आ गया। बात समझ गए? तो हमारा जितना भी फॉर्मूला है सब में जनरली हम लोग P का वैल्यू 1000 में ही रखते हैं। ठीक, और Q हमारा डिस्चार्ज जाएगा वो लीटर पर मिनट में आएगा। दूसरा है फ्रीमैन्स फॉर्मूला। फ्रीमैन्स फॉर्मूला क्या कहता है, ये हमारा कहता है Q बराबर 1136 P/5। ठीक, P/5 प्लस 10। ठीक, तीसरा फॉर्मूला हमारा जो है नेशनल बोर्ड ऑफ अंडर राइटर्स फॉर्मूला। नेशनल बोर्ड ऑफ अंडर राइटर्स फॉर्मूला में हमारा दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि अगर पॉपुलेशन 2 लाख या 2 लाख से कम है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सर Q बराबर 4637 रूट अंडर पी 1 माइनस 0.01 रूट अंडर पी। ठीक, दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर आपका पॉपुलेशन 2 लाख से ज्यादा हो गया, ठीक है, तो आपको एक प्रोविजन देना पड़ेगा 54,600 लीटर पर मिनट का। ठीक है, विथ एन एक्स्ट्रा एडिशनल प्रोविजन ऑफ 9100 टू 36,400 लीटर पर मिनट फॉर सेकंड फायर। ठीक, उसके बाद लास्ट हमारा बस्टन फॉर्मूला Q बराबर 5663 रूट अंडर पी। ठीक ना, अब सवाल ये उठता है कि सर इतना सारा फॉर्मूला है, किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे ये कैसे पता चलेगा। देखिए आपको वहां पे पहली बात तो मेंशन कर देता है एग्जाम में। ठीक ना, आपको एग्जाम में मेंशन कर देगा कि किस फॉर्मूला से आपको कैलकुलेट करना है। इन केस नहीं मेंशन करता है तो आईएस कोड वाला फॉर्मूला जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिजाइन क्रिटेरिया का। डिजाइन क्रिटेरिया मतलब हम लोग कैसे पता करेंगे कितना पानी सप्लाई करना है, कौन सा मटेरियल लेना है नहीं लेना है, वो सारा चीज यहाँ पे हम लोग तय करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बात करेंगे हम लोग किसका, एवरेज डेली डिमांड का। किसका बात करेंगे सर, एवरेज डेली डिमांड का। एवरेज डेली डिमांड हमारा क्या कहता है, एवरेज डेली डिमांड को हम लोग क्यू से दिखा रहे हैं। क्यू बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू पी एक्स। हमारे पास फॉर्मूला क्या है सर, Q इज इक्वल टू पी एक्स। अब सवाल ये उठता है कि सर यहाँ पे Q तो हो गया एवरेज डेली डिमांड, P क्या है, X क्या है। तो P आपका हो गया पॉपुलेशन ऑफ सिटी। ठीक है, X जो है हमारा क्या है, पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ वाटर पर डे, मतलब एक दिन में एक इंसान कितना पानी का इस्तेमाल करेगा वो हो गया। उसके बाद हमारा दो टर्म है जैसे कि MDD हो गया, MHD हो गया। MDD कहने का मतलब क्या हो गया सर, MDD कहने का मतलब हो गया मैक्सिमम डेली डिमांड। ठीक ना, इसका वैल्यू क्या होता है 1.8 क्यू के बराबर होता है। MHD मैक्सिमम आवरली डिमांड ये होता है 1.5 टाइम्स MDD होता है। अब क्या करेंगे, MDD का वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो MDD बराबर क्या होता है 1.8 क्यू होता है, तो 1.5 इंटू 1.8 कर देंगे तो MHD का जो वैल्यू निकल के आएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि MHD का वैल्यू मैक्सिमम आवरली डिमांड ये कितना निकल के आएगा 2.7 क्यू एल क्यू लीटर पर डे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सवाल ये होता है कि सर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम लोग कैसे डिमांड करते हैं, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कैसे हम लोग डिजाइन करते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिजाइन करने का हमारे पास दो चीजें, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड कैलकुलेट करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, मैक्सिमम आवरली डिमांड कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद इस दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, किस दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू सर, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड और मैक्सिमम आवरली डिमांड, इस दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए।
उसके बाद आपको हम एक और बात बताते हैं जो कि आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हमारा जो है इनटेक, मेन पाइपलाइन, स्टोरेज रिजर्वायर वगैरह वगैरह ये सब डिजाइन होता है एमडीडी के लिए। ठीक है, क्या क्या बोले? इनटेक, मेन पाइपलाइन, स्टोरेज रिजर्वायर ये सब डिजाइन होगा एमडीडी के लिए, जबकि पंप जो है ये डिजाइन होता है किसके लिए? पंप डिजाइन होता है हमारा 2Q के लिए। बात समझ गए? तो ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए। उसके बाद हम लोग जो है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड का बात करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है कई सारा मेथड है। कौन कौन सा मेथड है सर? सबसे पहला हमारा है अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। सबसे पहला हमारे पास मेथड क्या है? अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास जो फॉर्मूला है पी एन बराबर पी नॉट प्लस एन एक्स बार। ठीक, उसके बाद है हमारा ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड में हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है? पी एन इज इक्वल टू पी नॉट वन प्लस आर बाय 100 पर पावर एन। अब सवाल ये उठता है, ठीक है, कि सर यहाँ पे ये पी एन क्या है, पी नॉट क्या है, एन क्या है, एक्स बार क्या है? ठीक ना? तो एक एक करके आपको हम सारा चीज बताएंगे। सबसे पहला तो एन आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? डिकेड्स को रिप्रेजेंट करता है। एन किसको रिप्रेजेंट करता है सर? डिकेड्स को रिप्रेजेंट करता है। डिकेड्स मतलब होता है दशक। 10 साल को हम लोग डिकेड या दशक कहते हैं। बात समझ गए? तो पीएन आपका क्या हो गया कि जिस साल का आपको निकालना है वो आपका पीएन हो गया। पी नॉट आपका हो गया प्रेजेंट पॉपुलेशन या फिर लास्ट नॉन डिकेड का पॉपुलेशन। ठीक ना? चलिए, उसके बाद ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड में हमारे पास फॉर्मूला क्या है? पी एन बराबर पी नॉट वन प्लस आर बाय 100 पर पावर एन। आर कैलकुलेट करने का हमारे पास दो तरीका है। ठीक है, पहला बात, अगर हमको दो डाटा दिया हुआ है, P1 P2 ही दिया हुआ है सिर्फ, ठीक है, तो उस केस में हम लोग आर कैसे कैलकुलेट करेंगे? उस केस में हम लोग आर कैलकुलेट करेंगे आर बराबर रूट अंडर P2 बाय P1 माइनस वन। ठीक है, जहां पे P1 क्या होगा? इनिशियल नोन पॉपुलेशन होगा, और P2 क्या होगा? फाइनल नोन पॉपुलेशन होगा। और n हमारा क्या बताएगा? नंबर ऑफ डिकेड बताएगा P1 और P2 के केस में। ठीक, उसके बाद आपको अगर दो से ज्यादा वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो आपके पास दो मेथड है, एक अर्थमेटिक मेथड, दूसरा ज्योमेट्रिक मेथड। ये वाला आपका क्या हो गया? अर्थमेटिक मेथड हो गया। ठीक ना? ऊपर वाला आपका क्या हो गया सर? अर्थमेटिक मेथड हो गया, और नीचे वाला आपका क्या हो गया? ज्योमेट्रिक मेथड हो गया। यहाँ पे एक चीज गौर कीजिएगा, ज्योमेट्रिक मेथड में ये जो n लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ रेट्स बताता है, नंबर ऑफ डिकेड्स नहीं बताता है। अक्सर बच्चा गलती कर देता है। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट अक्सर जो है गलती कर देता है नंबर ऑफ रेट्स और नंबर ऑफ डिकेड्स में। चलिए, हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपको एक और बात बता दें, कुछ बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे हम लोग अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड ये कहाँ पे लगाते हैं सर? ये हम लोग लगाते हैं ओल्डर और लार्जर सिटी के लिए लगाते हैं। ये हम लोग कहाँ पे लगाएंगे? ओल्डर एंड लार्जर सिटी के लिए लगाएंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड ये हम लोग कहाँ पे लगाते हैं सर? यंग और रैपिड डेवलप्ड सिटीज के लिए लगाते हैं। यंग एंड, जैसे कि बेंगलोर हो गया, वहां पे हम लोग ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड लगाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला है हमारा इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। अगला हमारा क्या है सर? इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। इसमें हमारा क्या हो जाएगा? पी एन इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार प्लस एन इंटू एन प्लस वन बाई टू वाई बार। डिक्रीज ग्रोथ रेट मेथड पी एन माइनस वन वन प्लस आर माइनस एन आर डैश बाय 100। उसके बाद लॉजिस्टिक कर मेथड है। देखिए, हम आपको सारा फॉर्मूला सिर्फ बता रहे हैं, हम इसके बारे में डिटेल में इसलिए चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि आप पढ़े हुए हैं पहले से। नहीं तो एक एक चीज अगर डिटेल में बताया जाएगा तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, 5-6 घंटा का हो जाएगा। समझ गए? उसके बाद ये है लॉजिस्टिक कर मेथड। इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है? P बराबर पी एस बाय वन प्लस एम लॉग बेस ई एन टी। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे m और n कैसे निकलेगा? तो ये रहा फॉर्मूला आपका m कैलकुलेट करने का, और ये फॉर्मूला रहा आपका किसके लिए? n कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, ps हमारा क्या है? ps हमारा है सैचुरेशन पॉपुलेशन। ये जो ps है ये आप क्या देख रहे हैं? ये है हमारा सैचुरेशन पॉपुलेशन। तो आई होप कि आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, अब सवाल ये भी होता है कि सर इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला कैसे याद करेंगे?
तो मेरा मानिए अगर आप किसी फॉर्मूला पे 2-4 क्वेश्चन लगा लिए तो वो फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाता है, समझ गए? बस आप क्वेश्चन लगा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए इसके बाद अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर। क्वालिटी पैरामीटर्स में हम लोग देखते हैं कि हमारे घर में जो पानी आ रहा है वो पानी कितना साफ है, ठीक है, उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता है, वो सारा चीज हम लोग इसमें देखते हैं। तो 3 तरह का क्वालिटी पैरामीटर्स होता है। कौन कौन सा क्वालिटी पैरामीटर्स होता है? 3 तरह का होता है। एक होता है फिजिकल, ठीक है, दूसरा होता है केमिकल, और तीसरा होता है बायोलॉजिकल पैरामीटर्स। फिजिकल पैरामीटर्स वो हो गया जिसको कि हम लोग अपना सेंस ऑर्गन से देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। केमिकल हो गया जिसमें कि केमिकल वगैरह इन्वॉल्व होगा। बायोलॉजिकल में आपका क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया वगैरह सब इसमें रहता है, ठीक ना। तो फिजिकल पैरामीटर्स आपका 5 कैटेगरी में बटा हुआ है। फिजिकल पैरामीटर्स कितना कैटेगरी में बटा हुआ है सर? 5 कैटेगरी में बटा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि फिजिकल पैरामीटर्स का वो 5 कैटेगरी कौन कौन सा है, बताइए सर हमको। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे किसका सर? फिजिकल पैरामीटर में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सस्पेंडेड सॉलिड का। फिर बात करेंगे किसका सर? टर्बिडिटी का, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे कलर का। कलर के बाद बात करेंगे टेस्ट एंड ऑर्डर का, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर का। यहाँ पे हमको ये सब चीज में क्या क्या याद रखना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमको इसका एक्सेप्टेबल लिमिट और कॉज फॉर रिजेक्शन याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हमको क्या याद रखना पड़ेगा सर? एक्सेप्टेबल लिमिट, कॉज फॉर रिजेक्शन के अलावा हमको याद रखना पड़ेगा किस चीज को हम लोग किससे नापते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे कि इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या है, जैसे टेस्ट एंड ऑर्डर नापने के लिए हमारे पास ऑस्मोस्कोप है, कलर नापने के लिए टिंटोमीटर है, तो इसका हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद और क्या याद रखना पड़ेगा? एक्सेप्टेबल लिमिट, कॉज फॉर रिजेक्शन, ये सब आपको इसमें याद रखना पड़ेगा। बात समझ गए? चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं। सबसे पहला हम लोग किसका बात करेंगे सर? सस्पेंडेड सॉलिड का बात करेंगे। देखिए हमारा जो है पानी में टोटल सॉलिड जो है वो 2 कैटेगरी में बटा हुआ है, एक सस्पेंडेड सॉलिड, दूसरा है हमारा डिजॉल्व सॉलिड, ठीक है। इसके अलावा और भी कई तरह का सॉलिड होता है लेकिन इस चैप्टर में उसका आवश्यकता नहीं है। तो हमारा 2 तरह का सॉलिड होगा। क्या होगा सर? हमारा जो है टोटल सॉलिड 2 कैटेगरी में बटेगा। कौन कौन सा? सस्पेंडेड और डिजॉल्व। बात समझ गए? सस्पेंडेड सॉलिड हमारा क्या है सर? सस्पेंडेड सॉलिड हमारा फिजिकल पैरामीटर्स है, ठीक ना। और डिजॉल्व सॉलिड जो है वो हमारा क्या है? वो हमारा केमिकल पैरामीटर्स है, ठीक। चलिए सस्पेंडेड सॉलिड हमारा हो गया। अब सवाल ये होता है कि पानी के अंदर सस्पेंडेड सॉलिड आता कैसे है कि नहीं? पानी के अंदर जो है हमारा सर सस्पेंडेड सॉलिड आता कैसे है? तो आपको मालूम होगा पानी के अंदर सस्पेंडेड सॉलिड कैसे आता है। सस्पेंडेड सॉलिड कहने का मतलब ऐसा सॉलिड जिसको कि हम लोग आसानी से देख सकते हैं। तो सस्पेंडेड सॉलिड हमारा जो आता है वो किसकी वजह से आता है? ये आता है हमारा क्ले की वजह से, और किसकी वजह से आता है? सिल्ट की वजह से आता है, और किसकी वजह से आता है? प्लांट फाइबर की वजह से आता है। तो ये सब की वजह से हमारा क्या आता है? सस्पेंडेड सॉलिड आता है, ठीक है। इस सब का एक्सेप्टेबल लिमिट और कॉज फॉर रिजेक्शन हम लोग आगे बात कर लेंगे। तो पहला हो गया सस्पेंडेड सॉलिड। सस्पेंडेड सॉलिड किसकी वजह से आता है? क्ले, सिल्ट, प्लांट फाइबर, ये सब की वजह से आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं टर्बिडिटी हो गया सर। टर्बिडिटी हमारा किसके वजह से होता है? टर्बिडिटी नापने के लिए, सॉरी, टर्बिडिटी हमारा किसके वजह से होता है? तो ये हमारा होता है सस्पेंडेड एंड कोलाइडल सेडिमेंट्स की वजह से होता है। सस्पेंडेड एंड कोलाइडल सेडिमेंट्स की वजह से टर्बिडिटी होता है। इसको नापने का तरीका क्या है सर? पहला हमारे पास टर्बिडिटी रॉड है,
दूसरा जैक्सन टर्बिडोमीटर है, तीसरा बेलिस टर्बिडोमीटर है और चौथा नेफ्लोमीटर है। ठीक है, तो जैक्सन टर्बिडोमीटर हम लोग तब लगाएंगे जब सैंपल का टर्बिडिटी हमारा क्या हो। जैक्सन टर्बिडोमीटर हम लोग तब लगाएंगे जब सैंपल का टर्बिडिटी क्या हो, 25 यूनिट से ज़्यादा हो। ठीक, और नेफ्लोमीटर हम लोग कब लगाएंगे, जब टर्बिडिटी आपका 1 यूनिट से कम। ठीक है, उसके बाद कलर नापने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग टिंटोमीटर कहते हैं। ठीक ना, कलर नापने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट क्या है सर, जिसको हम लोग टिंटोमीटर कहते हैं। इसमें हमारा क्या होता है, 1 mg जो है प्लेटिनम कोबाल्ट को इस्तेमाल किया जाता है क्लोरोप्लेटिनेट आयन के रूप में। ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। 1 mg प्लेटिनम कोबाल्ट को इस्तेमाल किया जाता है किसके रूप में, क्लोरोप्लेटिनेट आयन के रूप में। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करें टेस्ट एंड ऑर्डर का, इसको हम लोग नापते हैं किसके सहारे सर, टेस्ट एंड ऑर्डर को हम लोग नापते हैं ऑस्मोस्कोप के सहारे। ठीक ना, इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, टेस्ट एंड ऑर्डर नापने का स्टैंडर्ड यूनिट है टोन। इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है टेस्ट एंड ऑर्डर नापने का सर, ये स्टैंडर्ड यूनिट है हमारा टोन। टोन मतलब क्या हो गया सर, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। टोन मतलब क्या हो गया, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, TON बराबर VS प्लस VW बाई VS, VS प्लस VW बाई VS। अब सवाल ये उठता है कि सर यहाँ पे VS क्या है, तो VS हमारा जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा वॉल्यूम ऑफ सैंपल या वॉल्यूम ऑफ रॉ वाटर को रिप्रेजेंट करता है। कौन रिप्रेजेंट करता है, VS। उसके बाद अब सवाल ये उठता है कि VW क्या है। ठीक ना, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, जब हम लोग टेस्ट एंड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम लोग डिस्टिल्ड वाटर मिलाते हैं। ठीक, तो वो आपका क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम VW का लगेगा। यहाँ पे TON बराबर जो फॉर्मूला है VS प्लस VW बाई VS। यहाँ पे VS किसको रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम ऑफ सैंपल, वॉल्यूम ऑफ सैंपल, या फिर इसी को आप वॉल्यूम ऑफ रॉ वाटर भी कह सकते हैं। बात समझ गए। उसके बाद सवाल ये उठता है कि VW क्या बताता है सर, तो ये वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर बताता है। किसी किसी बुक में VS VW ना लिख के A और B भी लिखा होगा, TON बराबर A प्लस B बाय A लिखा होगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अपना अपना दिखाने का तरीका है। बात समझ गए, तो इस तरीके से हम लोग टेस्ट एंड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेंगे। नापने का जो तरीका है वो क्या है, ऑस्मोस्कोप है। उसके बाद टेम्परेचर जो है हमारा जनरली 10 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर चेंज की वजह से हमारा बायोलॉजिकल एक्टिविटी पे बहुत असर पड़ता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसका सर, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस हम लोग पता लगाते हैं किसके द्वारा, पोर्टेबल डाई आयनिक टेस्टर के द्वारा। किसके द्वारा सर, पोर्टेबल डाई आयनिक वाटर टेस्टर के द्वारा हम लोग निकालते हैं। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसका सर, केमिकल पैरामीटर्स का। ये तो हमारा अभी तक था फिजिकल पैरामीटर्स। केमिकल पैरामीटर्स में भी थोड़ा देर पहले आपको हम बताए हैं, क्या बताए हैं, कि हमारा जो है टोटल सॉलिड्स जो है वो क्या होता है, सस्पेंडेड सॉलिड प्लस डिजॉल्व सॉलिड होता है। तो टोटल सॉलिड में सस्पेंडेड सॉलिड आपका फिजिकल पैरामीटर है, डिजॉल्व सॉलिड आपका क्या है, केमिकल पैरामीटर है, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद अगला चीज हम लोग जो बात करेंगे वो है हमारा पीएच का बात करेंगे। पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन। ये जो है इस तरीके से जो हम लोग लिखते हैं, ये क्या हो गया, हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन बताता है। जब भी हम लोग किसी भी चीज को स्क्वायर ब्रैकेट या बड़ी ब्रैकेट में लिखते हैं तो वो उसका क्या बताता है, कंसंट्रेशन बताता है। ठीक है, तो पीएच बराबर आपको फॉर्मूला बस याद रखना है, क्या होता है, पीएच बराबर फॉर्मूला होता है माइनस लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन। उसके बाद पीओएच बराबर क्या होता है, माइनस लॉग OH माइनस का कंसंट्रेशन। लॉग का बेस हमेशा 10 रहेगा, याद रखिएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला H प्लस और OH माइनस कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, 10 पर पावर माइनस 14 के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद पीएच प्लस पीओएच जो है इसका भी सम किसके बराबर होगा, 14 के बराबर होगा। ठीक, तो ये तक हम यहाँ तक हम लोग बात कर लिए किसके बारे में, पीएच के बारे में और डिजॉल्व सॉलिड के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसका सर, अब हम लोग बात करेंगे हार्डनेस का। किसका बात करेंगे, हम लोग बात करने वाले हैं हार्डनेस का। हार्डनेस हमारा दो कैटेगरी का होता है, एक होता है कार्बोनेट हार्डनेस, दूसरा होता है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। हार्डनेस हमारा जो है कितना कैटेगरी का हो जाएगा, दो कैटेगरी का हो जाएगा। एक कार्बोनेट हार्डनेस हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस हो जाएगा।
सवाल ये उठता है कि सर हार्डनेस होता किसके वजह से है, ठीक है। एक सवाल पूछा जाता है हार्डनेस किसकी वजह से होता है, तो मल्टी वैलेंट कैटायन की वजह से होता है। मल्टी वैलेंट कैटायन की वजह से होता है। कैटायन आप समझते हैं ना, जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है उसको हम लोग कैटायन कहते हैं, माइनस चार्ज होता है तो एनायन कहते हैं। मल्टी वैलेंट करने का मतलब जो है ये प्लस साइन एक से ज्यादा होगा, ठीक है। ये प्लस साइन क्या होगा, एक से ज्यादा होगा। जैसे कि हमारा होगा Ca2 प्लस, ठीक, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, सब में प्लस का साइन क्या है, एक से ज्यादा। यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन प्लस साइन है, यानी कि ये हमारा क्या है, मल्टी वैलेंट कैटायन है। बात समझ गए। तो हार्डनेस किसकी वजह से होता है, मल्टी वैलेंट कैटायन की वजह से। अगर मल्टी वैलेंट कैटायन नहीं होगा तब क्या मिलेगा सर, तब हमको सूडो हार्डनेस देखने को मिलता है। अगर मल्टी वैलेंट कैटायन नहीं होगा तो हमको क्या देखने को मिलेगा, सूडो हार्डनेस देखने को मिलता है। बात समझ गए। तो हार्डनेस हमारा दो तरह का, पहला हो गया कार्बोनेट हार्डनेस, दूसरा क्या हो गया, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। कार्बोनेट हार्डनेस का ही दूसरा नाम क्या है, टेम्पोररी हार्डनेस, और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को हम लोग परमानेंट हार्डनेस भी कहते हैं, ठीक। उसके बाद आइए देखते हैं टोटल हार्डनेस जो है हमारा, ये किसके बराबर होता है, कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर हो जाएगा टोटल हार्डनेस। अब जो है आपसे सवाल जनरली जो एग्जाम में पूछेगा वो पूछेगा कि भाई बताओ कार्बोनेट हार्डनेस का वैल्यू जो है क्या होगा, ठीक, या फिर NCH का वैल्यू क्या होगा। NCH मतलब हो गया नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो कैसे निकालेंगे, देखिए आपको बताते हैं। आपको क्या करना है, अगर आपको क्वेश्चन में जो है ना टोटल हार्डनेस और अल्कलिनिटी दिया रहेगा, ठीक, तो कार्बोनेट हार्डनेस कैसे निकालिएगा, हमारे पास फॉर्मूला है कार्बोनेट हार्डनेस बराबर मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस और अल्कलिनिटी। आपको अगर किसी क्वेश्चन में अल्कलिनिटी दिया हुआ है, टोटल हार्डनेस दिया हुआ है, दोनों का आप लिखिएगा, उसमें से जो छोटा वैल्यू होगा उसको आप कार्बोनेट हार्डनेस मानिएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, दोनों लिखना है, टोटल हार्डनेस अल्कलिनिटी दोनों लिखना है, उसमें से जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर हो जाएगा। अगर टोटल हार्डनेस जो है अल्कलिनिटी से कम आता है, टोटल हार्डनेस अगर अल्कलिनिटी से कम आता है, ठीक ना, या फिर अल्कलिनिटी के बराबर होता है, तो वैसे कंडीशन में टोटल हार्डनेस जो है किसके बराबर हो जाएगा, कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर हो जाएगा, और NCH का वैल्यू जीरो हो जाएगा, ठीक। अगर टोटल हार्डनेस अल्कलिनिटी से कम आता है, टोटल हार्डनेस कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर हो जाएगा और NCH का वैल्यू जीरो हो जाएगा। अगर हमारा जो है टोटल हार्डनेस क्या हो जाए, अल्कलिनिटी से ज्यादा हो जाए, तो उस केस में कार्बोनेट हार्डनेस क्या हो जाएगा, अल्कलिनिटी होगा, और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या हो जाएगा, टोटल हार्डनेस माइनस अल्कलिनिटी हो जाएगा। बात समझ गए। चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, और सबसे बड़ा बात जो है कि वो हमसे पूछेगा यहाँ पे न्यूमेरिकल, ठीक है। हार्डनेस और अल्कलिनिटी में न्यूमेरिकल पूछेगा। तो हार्डनेस को हम लोग जो है किसके रूप में एक्सप्रेस करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में। जैसे हम लोग जो है, आप मार्केट में बर्थडे का केक खरीदने जाइएगा तो आपको बोलता है ना कितना पाउंड का केक चाहिए, तो केक हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, पाउंड के रूप में हम लोग लेते हैं, ठीक। उसी तरह से हार्डनेस या फिर अल्कलिनिटी, इसको हम किसके रूप में दर्शाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में दर्शाते हैं। अब सवाल ये उठता है सर क्यों दर्शाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 100 के आसपास आ जाता है, जो कि कैलकुलेशन में हमको आसान पड़ता है, इसलिए हम लोग करते हैं, और कोई बात नहीं है। टोटल हार्डनेस दर्शाने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन इन mg पर लीटर, ठीक है, इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ca2 प्लस। उसके बाद इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। CaCO3 क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट बटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg2 प्लस, ठीक है। यानी कि एक बार आप जो है कैल्शियम कार्बोनेट सॉरी एक बार आप जो है कैल्शियम के लिए कैलकुलेट कीजिए, एक बार मैग्नीशियम के लिए कैलकुलेट कीजिए, और उसको जोड़ दीजिए, ठीक ना। एक बार किसके लिए कैलकुलेट करना है, कैल्शियम के लिए, एक बार मैग्नीशियम के लिए, उसको क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा किसका, यहाँ से हार्डनेस निकल जाएगा, ठीक। इसका न्यूमेरिकल बनाते समय थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, अक्सर बच्चा से गलती हो जाता है। चलिए उसके बाद अब हम लोग जो है अल्कलिनिटी का बात करते हैं। अल्कलिनिटी को भी हम लोग जो है किसके रूप में दिखाते हैं सर, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में ही दिखाते हैं अल्कलिनिटी को भी, ठीक है। अल्कलिनिटी और किसको, हार्डनेस को, दोनों को कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में दिखाते हैं। एक और बात तो आपको बताना हम भूल ही गए, अल्कलिनिटी हमारा किसके वजह से होता है, या फिर अल्कलिनिटी क्या होता है, कोई पूछे बाबू बताओ अल्कलिनिटी क्या होता है। तो अल्कलिनिटी हमारा क्या है सर, कैपेसिटी टू न्यूट्रलाइज एसिड्स,
कैपेसिटी टू न्यूट्रलाइज एसिड्स। ठीक है, अब ये मेनली हमारा क्या क्या होता है, मेनली हमारा जो है ये होता है, एक होता है OH माइनस, OH माइनस को हम लोग कहते हैं कॉस्टिक अल्कलिनिटी। दूसरा हमारा क्या होता है सर, CO3 माइनस होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कार्बोनेट अल्कलिनिटी। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होता है, तीसरा जो होता है HCO3 माइनस होता है, इसको हम लोग कहते हैं बाय कार्बोनेट अल्कलिनिटी। आप समझ गए, तो ये हमारा क्या हो गया सर, अल्कलिनिटी का मेजर सोर्स हो गया। अब यहाँ पे भी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर वही काम करना है, कंसंट्रेशन ऑफ HCO3 माइनस इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCO3 माइनस। बात समझ गए, उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग जोड़ देंगे किसके साथ, कंसंट्रेशन ऑफ CO3 माइनस यानी कि कार्बोनेट के साथ इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट अल्कलिनिटी। उसके बाद इसको फिर जोड़ेंगे किसके साथ सर, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ OH माइनस। ये सब न्यूमेरिकल ना बहुत आसान होता है, आप खामखा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, एक बार आप प्रैक्टिस करके जाइए, फॉर्मूला में जो पुट करने कहा गया आप वही चीज पुट कीजिए, देखिए क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक, उसके बाद इधर साइड में ये जो है कुछ फॉर्मूला लिखा गया है जो कि आपको क्लास 11th के केमिस्ट्री में पढ़ना था, इसका आपको यूज पड़ेगा अल्कलिनिटी और हार्डनेस का न्यूमेरिकल लगाने के लिए। जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट निकालना है मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना है गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, मोलारिटी निकालना है, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पर लीटर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, गिवन वेट इनटू वॉल्यूम बाय मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजन कंटेंट का। ठीक ना, हम लोग किसका बात करेंगे सर, नाइट्रोजन कंटेंट का बात करेंगे। तो हमारा जो है नाइट्रोजन कंटेंट, नाइट्रोजन हमारा किस किस रूप में पाया जाता है, चार तरीके से नाइट्रोजन पाया जाता है। एक हमारा हो गया सर किसके बारे में, फ्री NH3, ऑर्गेनिक NH3 और नाइट्राइट। क्या क्या हो गया, फ्री NH3, ऑर्गेनिक NH3, नाइट्राइट और नाइट्रेट। फ्री NH3 का जो वैल्यू होगा ये क्या हो जाएगा 0.15 mg पर लीटर। ठीक, ऑर्गेनिक का क्या हो जाएगा सर, ऑर्गेनिक अमोनिया का हो जाएगा 0.3 mg पर लीटर। नाइट्राइट हमको नहीं चाहिए, ठीक है, नाइट्रेट हमारा जो है इसका लिमिट क्या हो जाएगा 45 mg पर लीटर हो जाएगा। उसके बाद एक और चीज आप याद रखिएगा, फ्री अमोनिया प्लस ऑर्गेनिक अमोनिया हमको क्या देगा, केजेडाल अमोनिया दे देगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये पूरा PDF आपको जो है ना हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपको सारा PDF मिल जाएगा, आप टेलीग्राम पे चले जाइएगा, हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, @CAREERS कैरियर्स कंस्ट्रक्शन NSTRUCTION। आप टेलीग्राम पे जाके ये सर्च कीजिए @कैरियर्स कंस्ट्रक्शन, आप हमारे जो है ग्रुप में चैनल में चले जाइएगा। ठीक है, ऐसे लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको ये सारा PDF मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर कोई डाउट वगैरह है तो आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, हम आप कोशिश करेंगे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। चलिए अब हम लोग को जो है जो जिस चीज का ध्यान रखना है वो है एक्सेप्टेबल लिमिट और कॉज फॉर रिजेक्शन। जैसे कि हमारा जो है कलर के केस में एक्सेप्टेबल लिमिट जो है कलर के केस में 5 होता है और 15 होता है। ठीक ना, कलर के केस में हमारा एक्सेप्टेबल लिमिट 5 होता है, कॉज फॉर रिजेक्शन 15 है। कॉज फॉर रिजेक्शन क्या होता है कि जैसे मान के चलिए एक्सट्रीम कंडीशन में हम कितना अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप एक किसी एग्जाम में देने जाते हैं, ठीक, सर बोलते हैं कि भाई ठीक है हम चोरी नहीं करने देंगे लेकिन आगे पीछे पूछ सकता है। ठीक, तो ये आपका क्या होगा, एक कंडीशन दिया गया, ठीक है हम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं करेंगे लेकिन तुम आगे पीछे पूछ सकते हो। उसी तरीके से कहीं पे हमारे पास साधन नहीं है तो अब हम लोग क्या करेंगे सर, उस कंडीशन में हमारा कॉज फॉर रिजेक्शन या फिर अपर परमिसेबल लिमिट काम आता है। ठीक, कलर के केस में एक्सेप्टेबल लिमिट 5 हो जाएगा,
कॉज फॉर रिजेक्शन 15 हो जाएगा। ऑर्डर में हमारा एग्रीगेबल रहेगा। पीएच के केस में एक्सेप्टेबल लिमिट 6.5 से 8.5 है, इसमें नो रिलैक्सेशन रहेगा। ठीक है, आपको हो सकता है ये चीज सही से ना दिख रहा हो, लेकिन मोबाइल में आप जूम करके देखिएगा, सब चीज में दिख जाएगा आसानी से। ठीक, या फिर आप चाहें तो इस चीज को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपको जो है आईएस कोड में ये चीज आसानी से मिल जाएगा। ड्रिंकिंग वाटर का आईएस कोड डाउनलोड कीजिए, उसमें ये सारा चीज मिल जाएगा। इसमें से आपको याद क्या रखना है सर, जैसे कि आपका जो है अल्कलिनिटी के केस में और हार्डनेस के केस में आपको क्या याद रखना है, अल्कलिनिटी और हार्डनेस, इस केस में हमारा जो है एक्सेप्टेबल लिमिट क्या होता है, 200 mg पर लीटर। कॉज फॉर रिजेक्शन ये हो गया एक्सेप्टेबल, ये हो गया कॉज फॉर रिजेक्शन। एक्सेप्टेबल हो गया 200 mg पर लीटर, कॉज फॉर रिजेक्शन हो जाएगा 600 mg पर लीटर। ठीक है, हार्डनेस के केस में भी ये डाटा सेम रहता है, 200 mg पर लीटर, और ये हो जाएगा कॉज फॉर रिजेक्शन 600 mg पर लीटर। उसके बाद हार्डनेस हो गया। उसके बाद हम लोग जो है बात करेंगे क्लोराइड कंटेंट का, तो ये यहाँ से आपका सवाल पूछ चुका है क्लोराइड कंटेंट वाला, पीवाईक्यू देखिएगा। क्लोराइड कंटेंट के मामले में अगर बात किया जाए तो एक्सेप्टेबल लिमिट हो जाएगा इस केस में हमारा कितना, 250 mg पर लीटर। कॉस्ट फॉर रिजेक्शन हो जाएगा 1000 mg पर लीटर। बात समझ गए, तो इस तरीके से आपको जो है याद रखना है। उसके बाद आपको किसका याद रखना है सर, अगर आप फ्लोराइड का बात कीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्सेप्टेबल लिमिट हमारा क्या हो जाएगा, 1 mg पर लीटर। कॉस्ट फॉर रिजेक्शन हो जाएगा 1.5 mg पर लीटर हो जाएगा। ठीक है, कलर के केस में क्या हो जाएगा सर, 5 TCU। कॉज फॉर रिजेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 15 TCU हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप जो है कुछ कुछ डाटा जो है इंपॉर्टेंट वाला वो आप याद करके लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बायोलॉजिकल पैरामीटर्स का। बायोलॉजिकल पैरामीटर्स के पहले आपको हम एक और चीज बता दें कि हमारा जो है कुछ डिजॉल्व्ड गैसेस भी पाया जाता है। ठीक ना, हमारा जो है कुछ डिजॉल्व्ड गैसेस भी पाया जाता है। अब सवाल ये होता है कि सर कौन कौन सा डिजॉल्व्ड गैस पाया जाता है, तो सबसे पहला आपका H2S पाया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही गंदा महकता है, सड़ा हुआ अंडा की तरह महकता है, बैड टेस्ट और ऑर्डर देता है H2S गैस। उसके बाद हमारा सर CO2 पाया जाता है सर। ठीक है, उसके बाद डिजॉल्व्ड गैस के नाम पे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन पाया जाता है। और क्या पाया जाता है सर, नाइट्रोजन भी पाया जाता है हमारा। ठीक है, तो ये सब हमारा जो है डिजॉल्व्ड गैस हो गया जो कि हमारा पानी में पाया जाता है। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, बायोलॉजिकल पैरामीटर्स के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे सर, बायोलॉजिकल पैरामीटर्स के बारे में जानेंगे। तो बायोलॉजिकल पैरामीटर्स समझने से पहले आपको हम बताएंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो है 3 तरह का टेस्ट है। एक हमारा एमपीएन टेस्ट है, दूसरा हमारा मेंबर फिल्टर टेक्निक है, तीसरा क्या है, कॉलीफॉर्म इंडेक्स टेस्ट है। ठीक ना, हम लोग जो है एमपीएन टेस्ट में हमारा टेस्ट जो है 3 स्टेप में बटा हुआ है, एक प्रिजम्पटिव टेस्ट, कंफर्मेटिव टेस्ट और कंप्लीटेड टेस्ट। प्रिजम्पटिव टेस्ट में जो हम लोग केमिकल इस्तेमाल करते हैं वो हमारा क्या है, लैक्टोज ब्रोथ है। केमिकल का नाम क्या है सर, लैक्टोज ब्रोथ। कंफर्मेटिव के केस में लैक्टोज ग्रीन बाइल ब्रोथ केमिकल इस्तेमाल करते हैं। कंफर्मेटिव के केस में लैक्टोज ग्रीन बाइल ब्रोथ इस्तेमाल करते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा जो है कंप्लीटेड टेस्ट। तो एमपीएन टेस्ट 3 कैटेगरी में बटेगा, प्रिजम्पटिव, कंफर्मेटिव, कंप्लीटेड टेस्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है सर ये जो टेस्ट होता है इसमें हम लोग काउंट क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं किस किस ट्यूब में गैस का फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। हम लोग बस यही काउंट करते हैं कि हमारा ट्यूब में जो है गैस का फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद हमारे पास जो है बहुत ही हेल्पफुल इक्वेशन है, थॉमस इक्वेशन। ठीक है, थॉमस इक्वेशन पे एक बार गेट में क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं, ऐसे आपका सेमेस्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा ये चीज। ठीक है, थॉमस इक्वेशन में फॉर्मूला क्या होता है, एम्पियन पर 100 ml इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव ट्यूब इंटू 100 बाय रूट अंडर ml ऑफ सैंपल इन निगेटिव ट्यूब इंटू ml ऑफ सैंपल इन ऑल ट्यूब। ठीक, उसके बाद अगला टेस्ट जो है वो है मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक। मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक में हमारा जो न्यूट्रिएंट रहेगा, ठीक है, वो हमारा क्या होगा सर, एम इंडोमीडियम हमारा न्यूट्रिएंट रहेगा। कॉलीफॉर्म कॉलोनीज को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, काउंट करते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा आता है कॉलीफॉर्म इंडेक्स टेस्ट।
ठीक है, तो ये हमारा क्या, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कॉलीफॉर्म इंडेक्स को, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ सैंपल विच गिव्स पॉजिटिव बी क्वालिटी टेस्ट। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट या सॉरी इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कैसे, रेसिप्रोकल ऑफ स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ सैंपल विच गिव्स पॉजिटिव बी कोली टेस्ट। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग किसके बारे में देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे वाटर बॉर्न डिजीज के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे हम लोग देखेंगे वाटर बॉर्न डिजीज। देखिए ये वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज जान लीजिए कि बार बार नोट्स पढ़ने से आसान है कि यहाँ से आप 2-3 बार वीडियो देख लीजिए, आपका रिवीजन बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। सवाल ये उठता है कि सर वाटर बॉर्न डिजीज के बारे में कुछ बताइए। तो ऐसा डिजीज जो कि गंदे पानी की वजह से होता है, ठीक है, उसको हम लोग वाटर बॉर्न डिजीज कहेंगे। डिजीजेस विच स्प्रेड which spread primarily through primarily through contaminated water and, ठीक है, तो वाटर बॉर्न डिजीज हमारा जो है 3 कैटेगरी में बटा है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दूसरा है वायरल इन्फेक्शन, तीसरा है प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। आपसे इसमें से पूछेगा, ऑब्जेक्टिव दे देगा, बताएगा, पूछेगा भाई बताओ इसमें से कौन सा वायरल इन्फेक्शन है या फिर कौन सा जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो आपको याद रखना है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में हमारे पास क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में हमारे पास टाइफाइड हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, कोलरा हो जाएगा, बैसिलरी डिसेंट्री हो जाएगा। वायरल में हमारा सर हेपाटाइटिस हो जाएगा, पोलियो माइलिटिस हो जाएगा, गैस्ट्रोइंटिटिस हो जाएगा। प्रोटोजोअल इन्फेक्शन एमडेमिक डिसेंट्री। ठीक है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, यहाँ पे जो डिसेंट्री है वो अलग है और यहाँ पे जो डिसेंट्री है वो अलग है। चलिए अब हम लोग जो है ट्रीटमेंट ऑफ वाटर स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर जो है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप समझ गए। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में हम लोग जो है सर सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो है ट्रीटमेंट का काम कैसे कैसे होता है, ठीक ना। तो हमारा जो है सर ट्रीटमेंट का काम कैसे कैसे होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। देखिए आपको एक और चीज बताते हैं, हमारा जो है अलग अलग सोर्स के लिए अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है। क्या बोल रहे हैं, अलग अलग सोर्स के केस में अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जैसे कि अगर हमारा रिवर होगा तो वहां पे अलग ट्रीटमेंट होगा, लेक होगा तो वहां पे अलग ट्रीटमेंट होगा। बात समझ में आ रही है, तो अलग अलग जगह हम लोग अलग अलग ट्रीटमेंट देंगे। तो ट्रीटमेंट का जब बात करेंगे तो हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं किससे, स्क्रीनिंग से स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनिंग क्या है होता है सर, स्क्रीनिंग में हम लोग जो है बड़ा बड़ा पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं, जैसे कि पानी के अंदर प्लास्टिक का बोतल हो गया, बोरा हो गया, बड़ा सा लकड़ी का टहनी हो गया, ठीक है, तो वो सारा चीज हमारा किसके अंदर आ जाएगा, वो सारा चीज हमारा जो है स्क्रीनिंग के अंदर आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीन हमारा 2 कैटेगरी में बटा होता है, एक होता है कोर्स स्क्रीन और एक होता है फाइन स्क्रीन। ठीक, स्क्रीन हमारा कितना कैटेगरी में बटा है, 2 कैटेगरी में, एक हमारा हो जाएगा कोर्स स्क्रीन और एक हो जाएगा फाइन स्क्रीन। कोर्स स्क्रीन में हमारा जो है बड़ा बड़ा छेद रहेगा जाली में, ठीक है। फाइन स्क्रीन में हमारा क्या रहेगा सर, जाली का जो छेद होगा वो छोटा छेद होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारा अगला चीज जो है एरेशन है। एरेशन में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को हवा के कांटेक्ट में लाते हैं ताकि उसके अंदर जो भी गैस है, ठीक है, वो हमारा बाहर निकल के आ जाए। एरेशन में हम लोग क्या करते हैं सर, हम लोग जो है पानी को एयर के कांटेक्ट में लाते हैं ताकि उसके अंदर जो हमारा गैस है, कौन कौन सा गैस है सर, 2 गैस है, बहुत खतरनाक गैस है, H2S बहुत गंदा स्मेल करता है, CO2 जो है इसको हम लोग हटा सकते हैं। एरेशन करने का हमारे पास तरीका क्या है सर, एक है स्प्रे नोजल मेथड, कास्केड एरेटर मेथड, स्प्रे टावर मेथड, डिफ्यूज्ड एयर मेथड। आप समझ गए, तो ये हमारे पास जो है 4 तरीका है सर। चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसका सर, सेडिमेंटेशन का बात करेंगे, ठीक ना।
सेडिमेंटेशन बात करने से पहले आपको हम बता दें कि किस कंडीशन में हम लोग जो है किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक, ये आपका पीवाईक्यू का भी क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा। जैसे अगर आपका रिवर वाटर है, रिवर वाटर के केस में जो हमारा सीक्वेंस होगा वो क्या होगा सर, कि सबसे पहले कौन सा ट्रीटमेंट देंगे। तो रिवर वाटर के केस में सबसे पहले हम लोग देते हैं स्क्रीनिंग करते हैं। ठीक है, दूसरा काम क्या करेंगे सर, प्री सेडिमेंटेशन करेंगे। ठीक है, तीसरा काम क्या करेंगे सर, कोगुलेशन करेंगे। चौथा काम क्या करेंगे, फ्लोकुलेशन करेंगे। पांचवा काम क्या करेंगे सर, सेडिमेंटेशन करेंगे। छठा काम क्या करेंगे, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवर वाटर में कैसे कैसे हम लोग वाटर ट्रीटमेंट करते हैं। तो छठा काम जो हम लोग क्या करेंगे वो फिल्ट्रेशन होगा। आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, एग्जाम में पूछता है। सातवां जो है वो आपका डिसइंफेक्शन रहेगा। आप ये वीडियो जो है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, खास करके गेट और यूपीएससी एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके बाद डिसइंफेक्शन के बाद हम लोग स्टोरेज रिजर्वायर में भेज देते हैं। तो ये हमारा जो है सीक्वेंस है किसके लिए, रिवर वाटर के लिए, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है ये किसके लिए सर, रिवर वाटर के लिए है। स्क्रीनिंग, प्री सेडिमेंटेशन, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन, स्टोरेज। ठीक है, अभी इसमें आप बहुत सारा टर्म हो सकता है नहीं जानते हैं, लेकिन अभी हम लोग धीरे धीरे जो है सारा टर्म को जान लेंगे। ठीक, बाकी लेक का या अदर चीज का, वाटर बॉडी का, वो भी आपको हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा पढ़ लेते हैं इधर, उसके बाद बताएंगे। ठीक है, चलिए। तो हमारा सेडिमेंटेशन जो है, सेडिमेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं सर, बताइए। हम लोग जो है सस्पेंडेड कोर्सर पार्टिकल को हटाने के लिए सेडिमेंटेशन करते हैं। सेडिमेंटेशन किस लिए करते हैं, सस्पेंडेड कोर्सर पार्टिकल को हटाने के लिए सेडिमेंटेशन करते हैं। सेडिमेंटेशन हमारा दो तरह का होगा, एक होगा प्लेन सेडिमेंटेशन, दूसरा होगा सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन कितना तरह का होगा, दो तरह का, प्लेन सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन। इसका और भी क्लासिफिकेशन है सेडिमेंटेशन का, वो यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, वेस्ट वाटर में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, सेडिमेंटेशन टैंक जो है ये हमारा दो कैटेगरी में बटा हुआ है, एक है क्वेश्चन टाइप, दूसरा है कंटिन्यूअस फ्लो टाइप। क्वेश्चन टाइप में हमारा क्या होगा कि इसको हम लोग फिल एंड ड्रॉ टाइप भी कहते हैं। क्वेश्चन टाइप को क्या कहते हैं, फिल एंड ड्रॉ टाइप भी कहते हैं। ठीक है, फिल एंड ड्रॉ टाइप भी कहते हैं, बात समझ गए। इसमें हमारा क्या होता है, पानी को भरते हैं, 8 से 12 घंटा इसमें क्लीनिंग का टाइमिंग होता है। ठीक, उसके बाद कंटिन्यूअस फ्लो टाइप में इसमें हमारा क्या होगा, पानी हमेशा जो है चलते रहता है। कंटिन्यूअस फ्लो टाइप हमारा जो है दो कैटेगरी में बटा हुआ है, कौन कौन सा, एक है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल टैंक, दूसरा हमारा क्या है सर, वर्टिकल टैंक। हॉरिजॉन्टल टैंक में हमारा क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल टैंक में हमारा रेक्टेंगुलर टैंक आ जाएगा, वर्टिकल टैंक में जनरली हमारा सर्कुलर टैंक आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक का क्लासिफिकेशन हो गया। उसके बाद अब यहाँ से आपका असली सरदर्द शुरू होगा, क्योंकि एग्जाम में डिजाइन ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक का न्यूमेरिकल पूछता है। तो आपको हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कैसे कैसे हम लोग डिजाइन करेंगे, गौर से सुनिएगा। ठीक है, आपका सारा सरदर्द एक बार में मिट जाएगा। अगर गौर से नहीं सुनिएगा फिर प्रॉब्लम होगा, बार बार वीडियो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है डिजाइन ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक जो करेंगे उसके लिए हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करेंगे सर, फ्लूइड मैकेनिक्स का इस्तेमाल करेंगे। सवाल ये उठता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या करेगा। देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स में आप स्टोक्स लॉ पढ़े होंगे, उसका हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तीन तरह का फ्लो होता है, एक होता है लेमिनार फ्लो, दूसरा होता है ट्रांजिशनल, और तीसरा होता है टर्बुलेंट। तो लेमिनार फ्लो में जो पार्टिकल साइज होता है, ठीक है, वो डी बराबर क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 0.1 mm। ट्रांजिशन के केस में डी का वैल्यू 0.1 से 1 mm के बीच में होता है, और टर्बुलेंट में डी यानी कि डी क्या है, पार्टिकल साइज है, वो हमारा 1 mm से ज्यादा होता है। सेटलिंग वेलोसिटी जो है, वीएस से हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सेटलिंग वेलोसिटी। तो लैमिनार, ट्रांजिशन और टर्बुलेंट तीनों के केस में सेटलिंग वेलोसिटी का अलग अलग फॉर्मूला दिया गया है।
ठीक है, तीनों के केस में हमारे पास जो है सेटलिंग वेलोसिटी का अलग अलग फॉर्मूला दिया गया है। जैसे अगर लैमिनार का बात करेगा तो इसमें आप ये सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा। अगर ट्रांजिशन का बात करेगा तो ये सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा। अगर टर्बुलेंट फ्लो क्वेश्चन में बोल रहा है तो ये सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा। कैसे पता चलेगा कि सर फ्लो लैमिनार, ट्रांजिशन या टर्बुलेंट है? ये डी के साइज से पता चल जाएगा कि आपका फ्लो कैसा है। ठीक है, जो ऐसा फ्लो होगा उसके अनुसार से आप सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा। अब आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे जो है सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है लेमिनार के केस में दो दो फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, एक जिसको आप रेड से घेरे हैं, दूसरा जिसको आप ब्लू से घेर रहे हैं। ठीक, तो अब सवाल है कि सर दोनों फॉर्मूला में से कब कौन सा इस्तेमाल करना है। चलिए आपको हम ये भी बता देते हैं। अगर आपको सेटलिंग वेलोसिटी पूछेगा और टेम्परेचर दिया रहेगा तो आप ब्लू वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा। अगर टेम्परेचर का केस रहेगा तो आप नीचे वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा। टेम्परेचर नहीं दिया है तो ऊपर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको हम बताते हैं, गौर से देखिएगा। यहाँ पे जो है जैसे कि ये जो Vs का फॉर्मूला है टेम्परेचर के केस में, ठीक है, और ट्रांजिशन के केस में दोनों फॉर्मूला लगभग सेम है। कौन कौन सा फॉर्मूला सर? ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला लगभग सेम है। अंतर कहाँ पे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी स्क्वायर होगा और यहाँ पे सिर्फ डी होगा। क्या बोल रहे हैं, अंतर क्या है सर? गौर से देखिएगा अंतर क्या है। यहाँ पे जो है डी स्क्वायर है और यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ पे हमारा सिर्फ डी है। यहाँ पे हमारा क्या है? डी स्क्वायर है और यहाँ पे हमारा जो है सिर्फ डी है। अंतर यही है। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट लोग गलत कर देता है, इसलिए आपको हम बता दिए। ठीक, उसके बाद एक और चीज आपको याद रखना है, Vs हमारा क्या है? Vs है हमारा सेटलिंग वेलोसिटी। उसके बाद और आपको क्या क्या याद रखना है कि आपका जो है d जो है mm में रहेगा, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में रहेगा, Vs mm पर सेकंड में रहेगा। किसी किसी क्वेश्चन में हमको क्या होता है कि म्यू जो है ये डायनेमिक विस्कोसिटी है, ये आपका डेंसिटी है, और ये क्या है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। ये है आपका डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है, और ये आपका क्या है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी। बात समझ गए? तो अगर किसी क्वेश्चन में काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे देता है तो आप डायनेमिक विस्कोसिटी निकाल सकते हैं, या डायनेमिक विस्कोसिटी दे देगा तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकाल सकते हैं इस रिलेशन से। रिलेशन क्या है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी बराबर होता है डायनेमिक विस्कोसिटी बटा म्यू। ठीक है, इसको याद करने का तरीका बहुत अच्छा है, देखिए बताते हैं। ऊपर हम लोग क्या बोल रहे हैं? म्यू बोल रहे हैं, नीचे क्या बोल रहे हैं? रो बोल रहे हैं। मतलब अगर आप किसी को मारिएगा तो पहले वो मुंह बनाएगा फिर रोने लगता है। बात समझ गए? तो ऊपर म्यू नीचे रो। चलिए उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अभी तक हम लोग जो है सेटलिंग वेलोसिटी निकाल चुके हैं। अब हमको क्या निकालना है? वी नॉट निकालना है। वी नॉट को क्या कहते हैं? वी नॉट को सरफेस ओवरफ्लो रेट कहते हैं। वी नॉट को क्या कहते हैं हम लोग? सरफेस ओवरफ्लो रेट कहते हैं। बात समझ गए? तो सरफेस ओवरफ्लो रेट वी नॉट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है सर? वी नॉट बराबर क्यू बाय बी एल। फॉर्मूला क्या है? वी नॉट बराबर क्यू बाय बी एल। क्यू हमारा डिस्चार्ज बताएगा, बी एल हमारा प्लान एरिया बताएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्या है? वी एफ बराबर क्या हो जाएगा? वी एफ बराबर हो जाएगा क्यू बाय बी एच। ठीक, चलिए तो यहां से आप क्या निकाल लीजिएगा? वी नॉट निकाल लीजिएगा। वी नॉट यानी कि सरफेस ओवरफ्लो रेट आप निकाल लीजिएगा। ठीक, आपने जो है वी एस जो है पीछे फॉर्मूला से कैलकुलेट किया था, कहाँ से सर? वो स्टोक्स लॉ वाला फॉर्मूला से आप वी एस निकाले थे। वी नॉट यहाँ से निकल गया। अब वी एस और वी नॉट के सहारे आप क्या निकाल लीजिएगा? सेडिमेंटेशन इफिशियंसी निकाल लीजिएगा। Vs और V नॉट के सहारे आप क्या निकाल लीजिएगा? सेडिमेंटेशन एफिशिएंसी, Vs बाय V नॉट इंटू 100। ठीक, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर टैंक पूछेगा तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर 0.785 एच प्लस 0.11 डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद एक और चीज होता है हमसे जो जनरली पूछा जाता है, वो हमारा क्या है? डिटेंशन टाइम। ठीक ना, वो हमसे क्या पूछा जाएगा सर? वो हमसे पूछा जाएगा डिटेंशन टाइम। तो देखिए आपको हम एक चीज बताते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये होता है Q इंटू डी टी। जहां पे Q हमारा क्या बताएगा? ये हमारा डिस्चार्ज बताएगा। ठीक है, ये तो वॉल्यूम हो गया। सॉरी, ये dt में ना T नीचे लिखिएगा, ऊपर मत लिख दीजिएगा। ये जो dt है ये हमारा क्या बताता है सर?
ये हमारा डिटेंशन टाइम बताता है। ठीक है, तो आपको डिटेंशन टाइम निकालने देगा तो आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्यू इंटू डी टी। उसके बाद एक और बात आपको हम बताते हैं कि हमारा जो वी एस यानी कि सेटलिंग वेलोसिटी निकालने का और भी दो फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एग्जाम में आपको किसी भी तरीके से कोई भी डाटा दे सकता है, तो आपको याद रखिएगा वी एस बराबर होता है डी स्क्वायर बाय 18 म्यू गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू। ठीक है, या नहीं तो वी एस बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, जी डी स्क्वायर बाय 18 म्यू रो एस माइनस रो डब्ल्यू। तो ये भी फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं किस केस में, वी एस निकालने के केस में। तो वी एस आप यहाँ से निकालिए, क्या कीजिए, आप यहाँ से वी एस निकालिए, यहाँ से वी नॉट निकालिए। ठीक है, और आप क्या कीजिए फिर इफिशियंसी जाके कैलकुलेट कर दीजिए। बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद ये कुछ डाटा है, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम देगा। ठीक है, कि कितना केमिकल लेंगे तो कितना लगेगा, वो सारा चीज में लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसका सर, मिक्सिंग बेसिन का। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा है, गेट में तो कई बार पूछा है, सेमेस्टर में भी पूछा है, अदर कंपटीशन में भी पूछा है, तो मतलब ये हॉट टॉपिक है। ठीक है, मिक्सिंग बेसिन में हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पी बराबर जी स्क्वायर म्यू बी। ठीक, P बराबर जी स्क्वायर म्यू बी, जहाँ पे P आपका क्या हो जाएगा, पावर डिसिपेटेड दिखा देगा, किसके टर्म में, वाट के टर्म में। G आपका टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट है, जिसका यूनिट क्या होगा, सेकंड इनवर्स रहेगा। ऑब्जेक्टिव में ये आपसे पूछ सकता है कि भैया बताओ टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट, जिसको हम लोग G से दिखाते हैं, उसका यूनिट क्या है, सेकंड इनवर्स। V आपका क्या बताएगा, वॉल्यूम बताएगा। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है V हमारा वॉल्यूम ही है। अक्सर बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, वेलोसिटी वेलोसिटी बार बार यूज हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं, ये V आपका क्या बताएगा, वॉल्यूम बताएगा। ठीक है, उसके बाद दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप याद रखिएगा किसके लिए, टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट के केस में, लार्जर जी एंड स्मॉलर टी डी, टी डी आपका होगा डिटेंशन टाइम, विल मेक स्मॉल एंड डेंस फ्लॉक। ठीक है, उसी तरह से स्मॉलर जी एंड लार्जर टी डी विल मेक लार्ज एंड लाइट फ्लॉक। ठीक, चलिए, तो ये हम लोग का क्या हो गया सर, यहाँ पे आके हमारा सेडिमेंटेशन समाप्त होता है। तो सेडिमेंटेशन में हमको डिजाइनिंग करना बहुत आसान है। अच्छा, एक और बात, हमसे जैसे कहा जाता है डिजाइन करने के लिए, डिजाइन का मतलब क्या होता है, टू फिक्स डायमेंशन। जैसे आप आरसीसी में डिजाइन करते हैं, स्टील में डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो आपको जब कोई भी चीज डिजाइन करने दिया गया, मतलब उसका डायमेंशन फिक्स करना है। अब सवाल है कि सर डायमेंशन के अंदर क्या क्या चीज आता है, जैसे उसका लेंथ, विड्थ, लंबाई क्या होगा, चौड़ाई क्या होगा, हाइट क्या होगा। ठीक है, डायमीटर क्या होगा, अगर सर्कल के केस है तो वहां पे हमारा डायमीटर क्या होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज आप लोग को जो है उसका तय करना होता है। ठीक है, अगर कोई भी चीज डिजाइन करने दे रहा है तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब डायमेंशन आपको पता करना पड़ेगा। ठीक, चलिए, अब हम लोग बात करेंगे किसका सर, फिल्ट्रेशन का बात करेंगे। ठीक ना, हम लोग फिल्ट्रेशन का बात करेंगे। अच्छा, एक और बात बताते हैं, सेडिमेंटेशन में आपको हम बोले थे हमारा दो तरह का सेडिमेंटेशन होता है। कौन कौन सा सर, एक होता है प्लेन सेडिमेंटेशन, एक होता है सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन। ठीक है, तो हमारा जो है कॉमनली यूज्ड कोगुलेंट्स क्या क्या है, कौन कौन सा कोगुलेंट जो है हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं, ये आपका नाम पूछेगा, तो आपको याद रखना है कौन कौन सा कोगुलेंट इस्तेमाल करते हैं जनरली हम लोग सर। पहला हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट, जिसको आप एलम कहते हैं, ये बहुत ही फेमस है। एल्यूमिनियम सल्फेट हो जाएगा कोगुलेंट। दूसरा कोगुलेंट हो जाएगा क्लोरीनेटेड कोपरास। दूसरा कोगुलेंट क्या हो जाएगा, क्लोरीनेटेड कॉपरास। तीसरा कोगुलेंट जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट। एंड लाइम। और जो कोगुलेंट होगा वो होगा मैग्नीशियम कार्बोनेट।
ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया। इसके बाद और जो हमारा केमिकल हो जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट हो जाएगा, और भी है। ठीक है, तो हम सबका नाम नहीं लिख रहे हैं। ठीक, एक और हो जाएगा पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स। ये सब हमारा कुछ कोगुलेंट्स है। ठीक ना। चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे सर? फिल्ट्रेशन देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग? फिल्ट्रेशन देखेंगे। फिल्ट्रेशन में हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग जो है किसी भी चीज़ को छाँकने का कोशिश करते हैं। जैसे आपके घर में भी फिल्टर वगैरह इस्तेमाल होता होगा। ठीक है, तो फिल्टर से हम लोग क्या करते हैं? छाँकने का कोशिश करते हैं। हमारा फिल्टर जो है, ठीक, हमारा फिल्टर जो है वो दो कैटेगरी में बटा हुआ है। एक है ग्रेविटी फिल्टर, एक है प्रेशर फिल्टर। ग्रेविटी फिल्टर करने का मतलब जो है, फिल्टर पानी जो है हमारा ऑटोमेटिक ग्रेविटी एक्शन की वजह से नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, और प्रेशर फिल्टर में हमको अलग से मशीन चला के प्रेशर देना होगा, तब पानी हमारा जो है मूव करेगा। बात समझ गए? तो ग्रेविटी फिल्टर आपका दो कैटेगरी में बटा हुआ है। किसमें किसमें सर? एक स्लो सैंड फिल्टर, दूसरा है रैपिड सैंड फिल्टर। इस दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, आपसे जो है रैपिड सेंड फिल्टर में जो पूछेगा, नंबर ऑफ यूनिट्स पूछेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला इस पे क्वेश्चन भी पूछा है। ठीक है, सब जगह क्वेश्चन पूछा है। n बराबर 1.22 रूट अंडर क्यू। आप अपना पीवाईक्यू देखिएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स पे जरूर सवाल पूछा है। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर 1.22 रूट अंडर क्यू हो जाएगा। बात समझ गए? ठीक है, उसके बाद इसमें जब हम लोग बैक वॉश करते हैं तो हमारा क्या होता है? फिल्टर्स का जो है थोड़ा एक्सपेंड कर जाता है। ठीक ना। तो यहाँ पे वही चीज आपको दिखाया गया है। एल आपका हो गया ओरिजिनल थिकनेस, और एल ई क्या हो गया? एक्सपेंडेड थिकनेस हो गया। ठीक, उसी तरीके से एक मिनट रुकिएगा, इसको हम हटा देते हैं। हम क्या कह रहे हैं? ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, L इंटू वन माइनस एन इज इक्वल टू एल ई इंटू वन माइनस एन ई। जब हम लोग पीछे से पानी मारते हैं, बैकवॉश करते हैं, तो हमारा छेद जो है थोड़ा खुल जाता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग कैसे कैसे कंपेयर करेंगे? तो यहाँ पे जो आपका एल है, ठीक है, एल आपका क्या बताएगा? एल बताएगा आपका ओरिजिनल थिकनेस। एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से। समझ गए? तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, क्वेश्चन जरूर बनेगा आपसे। एन हमारा क्या बताएगा सर? ये हमारा इनिशियल पोरोसिटी बताता है। पोरोसिटी ऑफ सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो है एन ई क्या बताता है? ये हमारा एक्सपेंडेड पोरोसिटी बताता है। ई मतलब हो गया एक्सपेंडेड। उसी तरह से एल ई क्या बताता है? ये हमारा एक्सपेंडेड थिकनेस बताता है। तो ये दो फॉर्मूला आप जो है इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। किसके केस में सर? रैपिड सेंड फिल्टर के केस में। पहला आपका क्या हो जाएगा? आपसे पूछेगा नंबर ऑफ यूनिट्स बताइए, तो ये हो जाएगा n बराबर 1.22 रूट अंडर क्यू। ठीक है, उसके बाद आपसे ये इस रिलेशन पे सवाल पूछेगा। ठीक, चलिए उसके बाद आपसे जो है स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर के बीच में कंपैरिजन पूछेगा। अगर आप सेमेस्टर एग्जाम देख रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन 7 मार्क्स या फिर उससे ज़्यादा के लिए पूछेगा। अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम देख रहे हैं तो इसमें से कोई भी डाटा उठा के पूछ देगा। ठीक है, जैसे कि मान के चलो एसएससी जेई का एग्जाम दे रहा है, तुमसे पूछेगा कि भैया बताओ स्लो सैंड फिल्टर के केस में रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होता है। तुमको याद रखना पड़ेगा 100 से 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है सर? स्लो सैंड फिल्टर के केस में रेट ऑफ फिल्ट्रेशन 100 से 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर होता है। रैपिड के केस में 3000 से 6000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। साइज ऑफ बेड जो होगा स्लो सैंड के केस में लार्ज एरिया रहेगा। इसको जो है थोड़ा ज़्यादा एरिया चाहिए, ये जो है कम एरिया में भी लग जाएगा। ठीक है, कोगुलेशन की आवश्यकता नहीं होती स्लो सैंड में। रैपिड में आप कोगुलेशन कर सकते हैं। ठीक ना। उसी तरीके से इसमें आपका कई सारा डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक, मेथड ऑफ क्लीनिंग जो हो जाएगा स्लो सैंड के केस में, ये क्या हो जाएगा? स्क्रैपिंग कर देंगे ऊपर के लेयर से। जबकि रैपिड के केस में हम लोग बैकवाश वाटर डालेंगे। ठीक है,
आपको जो है स्लो सैंड फिल्टर कितना दिन में साफ करना पड़ता है, पीरियड ऑफ क्लीनिंग 1 से 2 मंथ। इस रैपिड सैंड को जबकि 2 से 3 दिन के अंदर आपको साफ करना पड़ेगा। ठीक है, बैक्टीरिया मारने में, रिमूवल में ये हमारा क्या है, रैपिड सैंड जो है लेस इफिशियंट है। ठीक है, और कलर और टर्बिडिटी के केस में मोर इफिशियंट है। ठीक, जबकि इफिशियंसी का बात किया जाए स्लो सैंड के केस में, तो ये जो है बैक्टीरिया रिमूवल के केस में सबसे ज़्यादा इफिशियंट है सर, और कलर और टर्बिडिटी के केस में लेस इफिशियंट है। ठीक है, उसके बाद आपका सोल्यूशन फिल्टर में स्किल्ड सुपरविजन चाहिए। इसमें स्किल्ड सुपरविजन की आवश्यकता है। किसमें, रैपिड सेंड में स्किल्ड सुपरविजन चाहिए सर। इसमें स्किल्ड सुपरविजन नहीं भी रहेगा तो चलेगा। उसके बाद स्लो सेंड फिल्टर में लगाने में जो है इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है, रैपिड सेंड में इनिशियल कॉस्ट जो है सस्ता पड़ता है। ये तो यहाँ तक का बात हो गया। अब हम लोग क्या क्या देखेंगे सर, प्रेशर फिल्टर देख लिए, फिल्ट्रेशन वगैरह भी देख लिए। अब हम लोग देखेंगे डिसइंफेक्शन देखेंगे। ठीक है, पानी को जब हम लोग फिल्टर करते हैं, तो फिल्टर करने के बाद हमको क्या करना जरूरी है, हमको जो है फिल्टर करने के बाद डिसइंफेक्शन करना जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि सर डिसइंफेक्शन में हम लोग क्या क्या देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन का अगर बात किया जाए, कौन कौन सा मेथड्स है। मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन का बात किया जाए तो सबसे पहले हमारे पास है बॉइलिंग। दूसरा क्या है, एक्सेस लाइन, ट्रीटमेंट विथ एक्सेस लाइन। ये सब आपका पूछेगा एग्जाम में। उसके बाद हमारा क्या है सर, ओजोन है। ठीक, उसके बाद यूवी रेज है। पोटासियम परमैंगनेट है। और क्या है सर हमारे पास, क्लोरीनेशन है। क्लोरीनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। समझ गए। चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा हो गया डिसइंफेक्शन। ठीक, उसके बाद और आपको हम बता दें, क्या बता दें सर, हमारे पास जो है कुछ कंपाउंड है। ठीक है, उसका नाम पूछेगा। समझ गए, हमारे पास जो है कुछ कंपाउंड है, उसका आपसे क्या पूछेगा, नाम पूछेगा कि किसको हम लोग क्या कहते हैं। तो आइए आपको हम एक एक करके सारा कंपाउंड बता देते हैं। हमारा एक होता है HOCl। ठीक है, एक होता है OCl माइनस। ठीक, ये दोनों हमारा क्या है, फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन है। ठीक ना। HOCl को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड कहते हैं। OCl माइनस को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोक्लोराइट आयन कहते हैं। ठीक है, और ये दोनों आपका जो है HOCl और OCl, ठीक, ये आपका क्या है सर, फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप बना दीजिएगा। उसके बाद आपसे जो है एग्जाम में ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस पूछेगा। क्या पूछेगा आपको, ऑर्डर ऑफ
इफेक्टिवनेस पूछेगा। ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस के केस में हमारा जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है वो होता है HOCl। उसके बाद कौन आता है सर? ClO2 आता है। उसके बाद कौन आता है सर? Cl2 आता है। और उसके बाद क्लोरामाइंस आता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस आप याद रखिएगा। ठीक, ये सब हमारा क्या है? अब सवाल ये उठता है कि सर ये सब हमारा क्या है? तो ये हमारा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन है। ये हमारा क्या है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन है। HOCl तो आपको हम बता ही दिए, ये क्या होता है? हाइपोक्लोरस एसिड होता है। ClO2 क्या होता है? सवाल ये उठता है कि सर ClO2 क्या होता है? ठीक ना, इसको हम लोग क्लोरीन डाइऑक्साइड कहते हैं। ClO2 को क्या कहते हैं? क्लोरीन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, क्लोरामाइंस तो आप जानते ही है। ठीक है, Cl2 क्या हो गया? फ्री क्लोरीन हो गया। बात समझ गए? ये सब हमारा क्या है? वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन है। ठीक, उसके बाद देखिए डिसइंफेक्शन में हम लोग मेनली क्या करते हैं सर? क्लोरीनेशन करते हैं। ठीक, ये आपका रिएक्शन है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं कि हमारा पीएच जो है 5 से ज़्यादा होगा यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है चिक्स लॉ है। चिक्स लॉ हमारा क्या बताता है? किलिंग ऑफ बैक्टीरिया बताता है। चिक्स लॉ क्या बताएगा सर? किलिंग ऑफ बैक्टीरिया बताएगा कि कितना समय में हमारा जो है कितना बैक्टीरिया मरा है। बात समझ गए? उसके बाद आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो है डोसेज ऑफ क्लोरीन। डोसेज ऑफ क्लोरीन क्या हो जाएगा? डिमांड ऑफ क्लोरीन प्लस रेसिडुअल क्लोरीन हो जाएगा। डोसेज ऑफ क्लोरीन क्या हो जाएगा? डिमांड ऑफ क्लोरीन प्लस रेसिडुअल क्लोरीन हो जाएगा, डोसेज ऑफ क्लोरीन। ठीक, उसके बाद आइए देखिए, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसका सर? यहाँ पे हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन का बात करेंगे। किस चीज का बात करेंगे यहाँ पे हम लोग? टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन का बात करेंगे। वीडियो देखते समय आप बोर मत होइएगा, क्योंकि जब आप नोट्स पढ़िएगा ना तो उसमें और भी बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। कम से कम यहाँ तो आपको कम पड़ रहा है। तो इसमें हमारा टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन का अगर बात किया जाए तो सबसे पहला होगा हमारा प्लेन क्लोरीनेशन। प्लेन क्लोरीनेशन में क्या करते हैं? अगर हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्लोरीनेशन कर रहे हैं डिसइंफेक्शन के नाम पे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? प्लेन क्लोरीनेशन कहलाएगा। दूसरा है हमारा प्री क्लोरीनेशन। प्री मतलब क्या होता है? पहले। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है सर? प्री क्लोरीनेशन है। ठीक, प्री मतलब क्या होता है? पहले। अगर सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन से पहले क्लोरीनेशन हो गया, क्या बोल रहे हैं गौर से सुनिएगा, अगर सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन से पहले क्लोरीनेशन हो गया तो उसको हम लोग प्री क्लोरीनेशन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है पोस्ट क्लोरीनेशन। पोस्ट क्लोरीनेशन क्या है सर? अगर हम लोग जो है पूरा ट्रीटमेंट करने के बाद लास्ट में जब क्लोरीन ऐड करते हैं तो उसको हम लोग पोस्ट क्लोरीनेशन कहते हैं। क्या बोले? पूरा ट्रीटमेंट कर लीजिए और लास्ट में क्लोरीन ऐड कीजिएगा, उसको पोस्ट क्लोरीनेशन कहते हैं। ठीक, उसके बाद आपका आता है डबल क्लोरीनेशन। डबल क्लोरीनेशन में क्या होता है? प्री क्लोरीनेशन और पोस्ट क्लोरीनेशन को ऐड कर दीजिए, मतलब दोनों मिला के हमको क्या देता है? डबल क्लोरीनेशन। अगर हम लोग कहीं पे ट्रीटमेंट के नाम पे प्री क्लोरीनेशन भी कर रहे हैं और पोस्ट क्लोरीनेशन भी कर रहे हैं तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं? डबल क्लोरीनेशन कर रहे हैं। उसके बाद अगर कहीं पे हमारा बहुत ज़्यादा महामारी फैल गया है, ठीक है, यानी कि एपिडेमिक ब्रेक हो गया, तो वहाँ पे हम लोग क्लोरीन का मात्रा थोड़ा ज़्यादा डालेंगे ताकि हमारा क्या हो सके? डिसइंफेक्शन अच्छे से हो सके। उसको हम लोग सुपर क्लोरीनेशन करते हैं। सुपर क्लोरीनेशन किसको कहेंगे? अगर हमारा एपिडेमिक ब्रेक हुआ है तो उस केस में हमारा क्या होगा सर? सुपर क्लोरीनेशन होगा। डी क्लोरीनेशन एक होता है, अगर हमारा क्लोरीनेशन का मात्रा बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब अगर बहुत ज़्यादा क्लोरीन है तो उससे हम लोग क्लोरीन को कम करने का कोशिश करेंगे, जिसको डी क्लोरीनेशन कहते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा क्लोरीन हो गया है तो उसको हम लोग रिमूव करने का काम करेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डी क्लोरीनेशन कहते हैं। बात समझ गए? उसके बाद आपसे एक और चीज पूछा जाता है, ब्रेक पॉइंट पूछा जाता है। ये रहा आपका फिगर में ब्रेक पॉइंट।
ठीक है, ये रहा आपका फिगर में ब्रेक पॉइंट। तो ये डायग्राम भी आपको क्या करना है, याद रखना है, किसके लिए, ब्रेक पॉइंट के लिए। डोसेज ऑफ क्लोरीन आपको बता दिए हैं, Cl2 क्लोरीन का डोज जो क्या होगा, क्लोरीन डिमांड प्लस क्लोरीन रेसिड्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग जो है आगे क्या देखने वाले हैं, डीसैलिनेशन प्रोसेस देखेंगे। आगे हम लोग क्या देखेंगे, डीसैलिनेशन। डीसैलिनेशन में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्ट रिमूव करने का काम करेंगे। ठीक है, डीसैलिनेशन में हम लोग क्या करेंगे सर, सॉल्ट रिमूव करने का। सैलिन वाटर को फ्रेश वाटर बनाते हैं, डीसैलिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, सैलिन वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करते हैं। आप समझ गए। इसका मेथड क्या क्या डिसैलिनेशन में, सबसे पहला हमारा क्या होगा, डिस्टिलेशन हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। तीसरा हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस के बाद हमारा क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग हो जाएगा। उसके बाद डीमिनरलाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, सोलर इवापोरेशन हो जाएगा। तो ये सब हमारा किसका प्रोसेस है सर, डीसैलिनेशन का प्रोसेस है। उसके बाद आपसे एक और चीज पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, रिमूवल ऑफ कलर ऑर्डर टेस्ट। कलर ऑर्डर और टेस्ट को कैसे कैसे रिमूव करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास कुछ कुछ मेथड है, जैसे कि आप एरेशन कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं सर, एक्टिवेटेड कार्बन के द्वारा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ट्रीटमेंट बाय एक्टिवेटेड कार्बन। उसके बाद यूज ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, कलर ऑर्डर और टेस्ट रिमूव हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे डीफ्लोरिडेशन। डीफ्लोरिडेशन में हम लोग क्या करेंगे, फ्लोराइड को हटाने का काम करते हैं। पानी के अंदर जो है फ्लोराइड पाया जाता है, जिसकी वजह से आपका हड्डी टेढ़ा हो जाता है, दांत पीला होने लगता है। ठीक है, तो वो उसके लिए हम लोग डीफ्लोरिडेशन कैसे करेंगे, तो डीफ्लोरिडेशन के लिए हमारे पास कई सारा मेथड है, जैसे कि आपका हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप क्या कर सकते हैं, बोन चारकोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सिंथेटिक ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट।
ठीक ना। उसके बाद आप और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लोरेक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, आयन एक्सचेंजर इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन, एक्टिवेटेड कार्बन हमारा बहुत बेस्ट है, समझ गए। ये आपको 2-3 जगह मिल जाएगा देखने को नाम। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है नालगोंडा टेक्निक। नालगोंडा टेक्निक आपका जो है सेमेस्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है नालगोंडा टेक्निक। आप इसको देख के जाइएगा, ठीक है। हम यहाँ डिटेल में बता नहीं रहे हैं, लेकिन आपका काम रहा आप उसको देख के जरूर जाइएगा। नालगोंडा टेक्निक पूछने का चांस बहुत ज़्यादा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिफ्लोरिडेशन हो गया। अब हम लोग लास्ट चीज़ देखेंगे क्या, वाटर सॉफ्टनिंग। ठीक है, हमारा पानी जो है हार्ड वाटर था, उसको हम लोग सॉफ्ट कैसे कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो वाटर सॉफ्टनिंग में हमारे पास दो तरह का हार्डनेस है। कौन कौन सा हार्डनेस है सर? एक तो हमारा हो गया क्या, टेम्पोररी हार्डनेस। दूसरा क्या हो गया, परमानेंट हार्डनेस हो गया। टेम्पोररी हार्डनेस को आप कैसे हटा सकते हैं सर? सिंपली बाय बॉइलिंग या फिर लाइम की मदद से हटा सकते हैं। इसको कैसे हटा सकते हैं? सिंपली बाय बॉइलिंग या फिर लाइम की मदद से आप हटा सकते हैं। किसको? बॉइलिंग या लाइम की वजह से टेम्पोररी हार्डनेस को। परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने का हमारे पास 3 मेथड है, लाइम सोडा प्रोसेस, जियोलाइट मेथड, डीमिनरलाइजेशन। ठीक है, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का हमारे पास 3 मेथड है, लाइम सोडा प्रोसेस, जियोलाइट मेथड, डीमिनरलाइजेशन। ठीक, उसके बाद आपको ये 2 रिएक्शन भी है, इंपॉर्टेंट टाइप ही समझिए। अगर आपको याद रख सकते हैं तो जरूर याद कर लीजिए। बॉइलिंग के केस में हमारा क्या होगा, जब हम लोग हीट डालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जैसे कि CaSCO3 को जब हम लोग हीट देंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर उड़ जाएगा और पानी बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास है कि किस तरह का हार्डनेस रहेगा तो कौन सा केमिकल इस्तेमाल करेंगे। अल्कलिनिटी के केस में लाइम इस्तेमाल करेंगे, CaCl2 के केस में सोडा इस्तेमाल करेंगे, CaSO4 के केस में सोडा इस्तेमाल करेंगे, MgCl2 केस में लाइम और सोडा दोनों इस्तेमाल करेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट के केस में लाइम और सोडा दोनों इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, समझ गए। उसके बाद आपसे अगर पूछे कि भैया बताओ हमारा जो है क्या है, जीरो हार्डनेस कहाँ मिलेगा, तो जियोलाइट मेथड में मिलेगा। जीरो हंड्रेड हार्डनेस कहाँ मिलेगा, जियोलाइट मेथड में मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन और कन्वेयंस सिस्टम देखेंगे। अब आपका अगला पार्ट शुरू होता है कि हमारे घर तक पानी कैसे कैसे पहुंचेगा। ठीक ना, इसके पहले आपको हम बता दें कंपोनेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हमको घर तक पानी पहुंचाने में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कंपोनेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का अगर बात किया जाए, क्या क्या चीज़ चाहिए घर तक पानी पहुंचाने के लिए। सबसे पहले तो सर हमको पाइप चाहिए। पाइप भी कई तरह का होता है, गैल्वेनाइज्ड पाइप होता है, आयरन पाइप होता है, स्टील पाइप होता है। ठीक है, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप होता है, बात समझ गए। उसके बाद हमको क्या चाहिए, बल्ब चाहिए। बल्ब के बाद हमको क्या चाहिए सर, हाइड्रेंट्स चाहिए। सबके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे आगे चल करके। मीटर्स चाहिए, पंप चाहिए, सर्विस रिजर्वायर चाहिए। तो ये सब चीज़ हमको चाहिए सर। ठीक है, चलिए, तो ये सारा चीज़ चाहिए। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो है लेआउट, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो किस आधार पर करेंगे। तो एक होता है डेड एंड सिस्टम, जिसको हम लोग ट्री सिस्टम भी कहते हैं। उसके बाद एक होता है ग्रिड या आयरन सिस्टम, फिर होता है रिंग सिस्टम, चौथा होता है रेडियल सिस्टम। ठीक है, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने आ सकता है सेमेस्टर में। ठीक, और अगर गेट एग्जाम में बात करें तो गेट में जनरली इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है। SSC जेई में फिर इससे क्वेश्चन पूछता है कि भाई बताओ डेड एंड सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, तो आप बताइएगा ट्री सिस्टम। ठीक है,
उसके बाद मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब घर तक पानी पहुंचाने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला या तो ग्रेविटेशनल सिस्टम। ग्रेविटेशनल सिस्टम मतलब पानी जो है आपका जो सोर्स है जहाँ से पानी आएगा वो काफी ऊंचाई पे है। जैसे मान के चलो यहाँ पे पानी, यहाँ से आपको पानी सप्लाई करना है और इस घर तक सप्लाई करना है, घर ए से घर बी तक पानी सप्लाई करना है। तो घर ए का ऊंचाई थोड़ा ज्यादा है, बी का ऊंचाई जो है कम है, तो यहाँ से आप पानी अगर छोड़ दीजिएगा तो ग्रेविटी की वजह से ऑटोमेटिक पानी घर तक पहुंच जाएगा। ये हो गया ग्रेविटेशनल सिस्टम। दूसरा हमारा पंपिंग सिस्टम। पंपिंग सिस्टम मतलब आपको जहाँ से पानी पहुंचाना है और जहाँ तक पहुंचाना है उसके बीच में हाइट डिफरेंस ज्यादा है। मतलब आपका सोर्स से जहाँ तक पानी पहुंचाना है, सोर्स आपका लो हाइट पे है, तो वहां पे हम लोग पंप लगाते हैं। जैसे घर में आप देखिएगा नीचे से पानी आपको कहाँ पहुंचाना होता है, छत पे जो टंकी रखा हुआ है, तो टंकी का हाइट क्या है, ज्यादा है ग्राउंड से, तो वहां पे आपको पंप लगाना पड़ता है, तो हो गया पंपिंग सिस्टम। और तीसरा क्या है कि ऐसा जगह जहाँ पे हम लोग ग्रेविटेशनल और पंपिंग दोनों इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो तीनों मेथड आप याद रखिएगा कौन कौन सा है, एक ग्रेविटेशनल, दूसरा पंपिंग और तीसरा ग्रेविटेशनल पंपिंग मिला जुला। ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी का अगर बात किया जाए, स्टोरेज कैपेसिटी के नाम पे हमारे पास क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग स्टोरेज, इक्वलाइजिंग स्टोरेज, ब्रेक डाउन स्टोरेज, फायर स्टोरेज। डिटेक्शन ऑफ लीकेज। अगर मान के चलिए आपका जो पानी सप्लाई हो रहा है उसका कोई पाइप फट गया, तो आप कैसे कैसे लीकेज पता कीजिएगा। पहला है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, देख के आप पता कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग साउंडनेस साउंडिंग रॉड का इस्तेमाल कीजिएगा। प्लॉटिंग हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, फ्लूइड मैकेनिक्स और ओपन चैनल फ्लो में आप पढ़ेंगे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ठीक है, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन प्लॉट करके कीजिएगा। और चौथा है बाय यूजिंग वेस्ट डिटेक्टिंग मीटर्स। ठीक, चलिए ये आपका कुछ बल्ब हो गया। अब ये हम लोग एक एक करके सारा बल्ब जानेंगे। ठीक है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है सुलाइस बल्ब और गेट बल्ब। ठीक है, सुलाइस बल्ब और गेट बल्ब ये कहाँ इस्तेमाल होता है, रेगुलेट फ्लो ऑफ वाटर थ्रू पाइप्स। ठीक, एयर बल्ब और एयर रिलीफ बल्ब ये हमारा क्या जो है, प्रेशर जो या फिर एयर जो आके इकट्ठा होता है उसको रिमूव करने में मदद करता है। उसके बाद तीसरा है रिफ्लेक्स बल्ब। रिफ्लेक्स बल्ब का कई सारा नाम है, आप में से इसका किसी कोई भी नाम पूछ सकता है, नाम तीनों याद रखिएगा। रिफ्लेक्स बल्ब, इसी को चेक बल्ब, इसी को नॉन रिटर्निंग बल्ब कहा जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्स बल्ब का काम क्या है, पानी को एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने देता है। फिर है रिलीफ बल्ब या सेफ्टी बल्ब। रिलीफ बल्ब या सेफ्टी बल्ब जो है ये पाइप को फटने से बचाता है। ठीक है, इट प्रिवेंट्स ब्रस्टिंग ऑफ पाइप्स, पाइप को फटने से बचाता है। फिर है स्कोर बल्ब, ब्लो अप बल्ब या ड्रेन बल्ब, ये तीनों एक ही का नाम है। स्कोर बल्ब कहिए, ब्लो अप बल्ब कहिए या ड्रेन बल्ब कहिए। स्कोर मतलब हमारा क्या होता है, ठीक है, स्कोर का मतलब हो गया हमारा पानी में जो भी कचरा जमा हुआ उसको बाहर निकालना। ठीक है, तो स्कोर बल्ब हमारा क्या करेगा, सैंड सिल्ट वगैरह वगैरह जो कचरा पाइप में जमा हुआ उसको निकालने का काम करता है। फुट बल्ब जो है ये हमारा क्या करता है, कंकड़ पत्थर का टुकड़ा को जो है अंदर ढुकने नहीं देता है। बटरफ्लाई बल्ब क्या करता है, यूज टू रेगुलेट एंड स्टॉप द फ्लो। ठीक है, बड़ा बड़ा पाइप में जो है पानी को रेगुलेट करने में या पानी को रोकने में मदद करता है कौन, बटरफ्लाई बल्ब। उसके बाद आठवां है आपका ग्लोब बल्ब। ठीक है, ये ग्लोब बल्ब कहाँ इस्तेमाल होता है, छोटा डायमीटर का पाइप में, मतलब अगर पाइप का मोटाई कम है तो वहां पे ग्लोब बल्ब इस्तेमाल होता है। उसके बाद निडिल एंड कोन बल्ब है। निडिल एंड कोन बल्ब क्या होता है, ये हमारा जो है सुलाइस बल्ब की तरह मिलता जुलता है। ठीक है, और ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, थ्रोटलिंग फ्लो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास है बॉल बल्ब, बॉल फ्लोट बल्ब। ठीक, ये हमारा कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, कांस्टेंट लेवल जो है सर्विस रिजर्वायर या फिर एलिवेटेड टैंक में मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पायलट बल्ब जो है जहाँ पे हाई प्रेशर है वहाँ पे पायलट बल्ब इस्तेमाल करते हैं। स्टॉप कॉक स्मॉल साइज सुलाइस बल्ब जो कि आपका वॉश बेसिन में कनेक्ट होता है। स्टॉप कॉक कहाँ कनेक्ट होता है, वॉश बेसिन में। चलिए, वाटर मीटर का अगर बात किया जाए तो वाटर मीटर हमको क्या बताता है, क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लो कर रहा है किसी भी पॉइंट से, कितना क्वांटिटी किसी पॉइंट पर से कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लो किया वो कौन बताएगा, वाटर मीटर बताएगा। जैसे आपका गाड़ी सब में स्पीडोमीटर लगा रहता है ना जो आपका स्पीड बताता है। ठीक है, उसके बाद ओडोमीटर लगा रहता है जो डिस्टेंस बताता है गाड़ी क्या किलोमीटर चला। उसी तरह से वाटर मीटर बताता है कि किस पॉइंट से कितना पानी फ्लो किया है। फायर हाइड्रेंट का बात किया जाए तो ये एक तरह का आउटलेट है जहां से आप पाइप कनेक्ट करके कभी भी आग लगने पे पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एनालिसिस ऑफ कम्प्लेक्स पाइप नेटवर्क। कम्प्लेक्स पाइप नेटवर्क का एनालिसिस का अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें हम लोग 2 पॉइंट याद रखते हैं। पहला पॉइंट क्या करते हैं कि अलजेब्राइक सम ऑफ प्रेशर ड्रॉप्स अराउंड ए क्लोज लूप मस्ट बी जीरो। ठीक है, अलजेब्राइक सम जो है प्रेशर ड्रॉप का
वो किसी भी क्लोज लूप के अराउंड क्या होगा, जीरो होगा। पहला पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या याद रखिएगा, फ्लो एंटरिंग ए जंक्शन, किसी भी जंक्शन में जो फ्लो एंटर कर रहा है मस्ट बी इक्वल टू द फ्लो लिविंग द सेम जंक्शन। वो किसके बराबर होगा, वहां से उसी जंक्शन से जो फ्लो लीव कर रहा है उसके बराबर होगा। अगर आप गौर से देखिएगा तो ये आपका जो BEE में पढ़ा है केसीएल केवीएल किरचॉफ करंट लॉ और वोल्टेज लॉ, उसके बराबर है, उसी से मिलता जुलता है ये थ्योरी, केसीएल केवीएल से मिलता जुलता है। कौन सा सर, पाइप नेटवर्क का एनालिसिस। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, किसका बात करेंगे सर, अब हम लोग बात करेंगे एयर पॉल्यूशन का बात करेंगे। अब हम लोग किसका बात करेंगे, एयर पॉल्यूशन का बात करेंगे। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन क्या है कि अगर आपका एयर जो है कॉन्टामिनेट हो जाता है, किसके वजह से, हार्मफुल केमिकल की वजह से, जो कि आपका हवा में मिला हुआ है, तो वो आपका क्या, किस चीज को जन्म देता है, एयर पॉल्यूशन को जन्म देता है। तो इसमें आपसे पूछेगा कि भाई बताओ प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या है और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या है। ठीक है, तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट आपका क्या हो गया, जो कि डायरेक्ट सोर्स से मिलता है। और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या हो गया, दो या दो से अधिक प्राइमरी पॉल्यूटेंट मिल के आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो आपसे जो है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट और प्राइमरी पॉल्यूटेंट का नाम पूछेगा। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का पहले आपको हम नाम लिख देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नाम जो है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के केस में। ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको आप H2SO4 कहते हैं। ठीक, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा, ये सब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। तीसरा है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक ना। चौथा आपका है परॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जिसको आप पैन कहते हैं, परॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जिसको आप पैन कहते हैं। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, फोटोकेमिकल स्मॉग, ये सब हमारा क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है। बात समझ गए, चलिए ठीक है। इसके अलावा अगर प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स का बात किया जाए तो हमारा हो जाएगा ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। उसके बाद पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर कंपाउंड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, लीड, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हेलोजन कंपाउंड, वो सब क्या हो जाएगा, आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्लूम बिहेवियर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा अगर आप सेमेस्टर का देख रहे हैं ना तो आपको देख लेना पड़ेगा कि एसिड रेन का क्या क्या इफेक्ट है, एसिड रेन और ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या, ये दोनों देख के जरूर जाइएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्लूम बिहेवियर का अगर बात किया जाएगा कि हमारा जो है चिमनी से जो धुआं निकलता है उसका क्या रास्ता होगा, वो हमको क्या बताता है, प्लूम बिहेवियर। तो प्लूम बिहेवियर हमारा क्या है सर, पाथ है। प्लूम बिहेवियर हमारा क्या है, पाथ है। पाथ टेकन बाय गैसियस पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज थ्रू द चिमनी। अगर हम लोग जो है चिमनी से लगातार धुआं छोड़ रहे हैं तो धुआं जिस रास्ते से चलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लूम बिहेवियर या फिर प्लूम कहते हैं। ठीक है, तो आपसे एक एक और चीज एग्जाम में पूछता है, क्या पूछता है सर, आपको पूछेगा, क्या पूछेगा कि हमारा जो है अर्थ का लेयर को जो है अरेंज कीजिए। तो सबसे नीचे हमारा होता जाता है ट्रोपोस्फेयर, फिर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और सबसे ऊपर हो जाएगा एक्सोस्फेयर। ठीक है, उसके बाद आपको हम बताते हैं, एक होता है हमारा लैप्स रेट। क्या होता है, लैप्स रेट। ठीक ना, लैप्स रेट में हम लोग क्या देखते हैं सर, लैप्स रेट में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो है जैसे जैसे हाइट बढ़ता है, हमारा क्या होता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ता है टेम्परेचर घटता है। ठीक है, लैप्स रेट हमारा दो तरह का होता है, एक होता है ELR, एक होता है ALR, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, एडियाबेटिक लैप्स रेट। ELR क्या हो गया, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, ALR हो गया एडियाबेटिक लैप्स रेट। इन्वायरमेंटल लैप्स रेट जो है हर जगह का अलग अलग होता है। इन्वायरमेंटल लैप्स रेट क्या होता है, हर जगह का अलग अलग होता है, जैसे दिल्ली का अलग होगा, मुंबई का अलग होगा। ठीक है, लंदन का अलग होगा, न्यूयॉर्क का अलग होगा। समझ गए। ALR जो है एडियाबेटिक लैप्स रेट, ये ऑलमोस्ट आपका सब जगह कॉमन कांस्टेंट ही रहता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, एग्जैक्ट नहीं रहता। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो तरह का स्लोप होता है। इस तरीके से अगर लाइन जा रहा है इसको हम लोग इंक्रीजिंग स्लोप कहते हैं, और लाइन अगर इस तरीके से आ रहा है मतलब डिक्रीजिंग स्लोप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो है दो गो डिक्रीजिंग स्लोप दिखाया गया, लाल वाला ELR को दिखा रहा है और ब्लैक वाला ALR को दिखा रहा है। अगर ALR हमारा जो है पहले ज्यादा झुका हुआ मतलब इसका स्लोप जो है ज्यादा है, ELR हमारा यहाँ पे क्या है, बड़ा है ALR से। ठीक है,
ELR बड़ा है ALR से, इसको हम लोग सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट कहेंगे, अनस्टेबल इन्वायरमेंट देगा ये। अगर ALR बड़ा हो जाएगा किससे, ELR से, जैसा इस फिगर में आप देख रहे हैं ALR बड़ा हो जाएगा ELR से, इसको हम लोग सब एडियाबेटिक लैप्स रेट कहेंगे, ये हमको स्टेबल इन्वायरमेंट देगा। तो आप इंपॉर्टेंट रखिएगा कि किस केस में कैसा इन्वायरमेंट मिलता है। सब एडियाबेटिक के केस में हमको स्टेबल इन्वायरमेंट मिलेगा, सुपर एडियाबेटिक के केस में अनस्टेबल इन्वायरमेंट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपका जो है हमारे पास जो है टोटल 7 तरह का प्लूम बिहेवियर देखने को मिलता है। आपके लिए ये सातों जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। पहला है लूपिंग प्लूम। ठीक है, पहला है लूपिंग प्लूम। ये कब बनेगा सर, जब हमारा सुपर एडियाबेटिक का केस रहेगा। कब बनेगा, जब हमारा सुपर एडियाबेटिक इन्वायरमेंट रहेगा। ठीक है, लूपिंग प्लूम कब होगा, जब सुपर एडियाबेटिक इन्वायरमेंट रहेगा, और ये जो है हमारा लूप के रूप में इस तरीके से लहरिया मारते हुए आगे जाएगा, धुआं जो निकलेगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, न्यूट्रल प्लूम। इसमें हमारा जो है न्यूट्रल प्लूम के केस में ELR और ALR बराबर रहता है। ELR और ALR जो है न्यूट्रल प्लूम के केस में बराबर होता है। इसमें जो है धुआं सीधा ऊपर जाएगा, इधर उधर भटकेगा नहीं, धुआं जो है सीधा ऊपर जाएगा। तीसरा हमारा क्या है, कोनिंग प्लूम है। कोनिंग प्लूम कब होता है, जब विंड वेलोसिटी 32 किलोमीटर पर आवर से ऊपर हो। कोनिंग प्लूम कब आएगा सर, जब विंड वेलोसिटी क्या हो, 32 किलोमीटर पर आवर से क्या हो, ऊपर हो। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा धुआं जो है कोन के रूप में जा रहा है। धुआं हमारा किसके रूप में निकल रहा है, कोन के रूप में निकल रहा है। उसके बाद चौथा हमारा जो है फेनिंग प्लूम है। ठीक है, फेनिंग प्लूम के केस में हमारा क्या होता है, यहाँ पे एक्सट्रीम इन्वर्जन केस में ये देखा जाता है। अब सवाल ये उठता है सर अभी तक आप हमको इन्वर्जन नहीं बताया। देखो अब इन्वर्जन क्या होता है, जैसे अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया कि जैसे जैसे हाइट हमारा बढ़ता है टेम्परेचर घटता है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन हो गया कि इस एक्सिस में हम टेम्परेचर दिखा दिए, इस एक्सिस में हम जो है हाइट जेड दिखा दिए। अगर ऐसा सिचुएशन हो गया अक्सर हमारा जो है टेम्परेचर और हाइट दोनों बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग इन्वर्जन कहेंगे। हाइट के साथ साथ अगर टेम्परेचर भी बढ़ेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, तो जहां पे बहुत ज्यादा इन्वर्जन होगा वहां पे आपका क्या आएगा, जहां पे बहुत ज्यादा इन्वर्जन होगा वहां पे आपका क्या आएगा, फेनिंग प्लूम आएगा। ठीक, उसके बाद आता है लोफ्टिंग प्लूम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सुपर एडियाबेटिक बेडिक लैप्स रेट आपका अवेलेबल रहता है। लोफ्टिंग प्लूम के केस में क्या रहता है, सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट अवेलेबल रहता है। लोफ्टिंग प्लूम जो है हमारे इन्वायरमेंट के लिए सबसे बेस्ट होता है। लोफ्टिंग प्लूम जो है हमारे इन्वायरमेंट के लिए सबसे बेस्ट रहता है। कैसे होता है, जैसे देखिए ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रहा है, इस डॉटेड लाइन के नीचे जो है हमारा कभी भी धुआं नहीं जाएगा। ठीक है, यानी कि इस लाइन से हमेशा ऊपर ही रहेगा धुआं। ऊपर ही रहेगा मतलब ये धुआं जो है हमारे आसपास के सराउंडिंग में कभी नहीं जाएगा, ये हमेशा ऊपर आसमान में ही जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग सबसे बेस्ट मानते हैं लोफ्टिंग प्लूम को। क्यों सर, क्योंकि ये धुआं जो है हमेशा आसमान में जाता है, हमारे नीचे ग्राउंड पे कभी नहीं आता है। उसके बाद हमारा आता है फ्यूमिगेटिंग प्लूम। फ्यूमिगेटिंग प्लूम को हम लोग जो है सबसे वर्स्ट मानते हैं। ठीक है, इसमें जो है हमारा लाइन से नीचे धुआं जाता है, मतलब चिमनी से जो धुआं निकलेगा ना वो कभी भी आसमान के ऊपर नहीं जाएगा, ये हमारा हमेशा कहाँ जाएगा सर, चिमनी से निकलता हुआ धुआं ये आपके इन्वायरमेंट में जाएगा, जो कि सबसे खतरनाक है। इसलिए फ्यूमिगेटिंग फ्लूम को सबसे बेकार माना जाता है और लोफ्टिंग फ्लूम को सबसे अच्छा माना जाता है। उसके बाद है ट्रैपिंग फ्लूम। उसके बाद क्या है सर, ट्रैपिंग फ्लूम। ट्रैपिंग फ्लूम में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, ट्रैप ट्रैप कर लेते हैं, किसको ट्रैप कर लेते हैं सर, प्लूम को हम लोग ट्रैप कर लेते हैं। जैसे कि ये जो आपका लाइन है, लाइन के नीचे अनस्टेबल इन्वायरमेंट, लाइन के ऊपर अनस्टेबल इन्वायरमेंट और बीच में क्या है, स्टेबल इन्वायरमेंट है। तो आपका धुआं जो है एक फिक्स लाइन के बीच में ही रहेगा। आपका धुआं जो है क्या रहेगा सर, एक फिक्स लाइन के बीच में ही रहेगा। बात समझ में आ रही है। ट्रैपिंग फ्लूम में क्या होगा कि हम लोग धुआं का जो रास्ता उसको कैद कर लेंगे, वो किसी न किसी एक पाथ के बीच में ही रहेगा। ठीक, तो ये सातों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछेगा जरूर। उसके बाद डिजाइन ऑफ स्टैक हाइट। स्टैक किसको कहते हैं, जैसे ये आपका चिमनी हो गया। ठीक है, तो यहां से यहां तक का जो हाइट हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, स्टैक हाइट हो जाएगा। तो स्टैक हाइट कैसे डिजाइन करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है H इज इक्वल टू 74 QP पर पावर 0.27, जहां पे H आपका हाइट ऑफ चिमनी होगा, QP पार्टिकुलेट मैटर इमिशन होगा टन्स पर आवर में। देखिए ये इंपेरिकल फॉर्मूला है, तो QP का वैल्यू आप किस में रखिएगा, टन्स पर आवर में ही रखिएगा। उसके बाद अगला क्या है, H बराबर 14 QS पर पावर 1/3। यहाँ पे QS क्या बताएगा, S2 का इमिशन बताएगा, जो कि kg पर आवर में होगा। कंफ्यूज मत होइएगा, ऊपर टन्स पर आवर है, यहाँ पे kg पर आवर है। ठीक है,
अब आपको क्या करना है, ऊपर से जो दो वैल्यू लीजिएगा, ठीक है, उसमें से जो मैक्सिमम रहेगा, ठीक ना, उसको आप कंसीडर कीजिएगा डिजाइन के लिए। ये जो दो फॉर्मूला है दोनों से आप निकालिएगा, जो मैक्सिमम देगा उसको आप डिजाइन के लिए कंसीडर कीजिएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम वैल्यू भी देखना पड़ेगा, कि जैसे कि अगर आपका चिमनी जो है इंडस्ट्रियल एरिया में है, उसमें मिनिमम आपका कम से कम 30 होना चाहिए, मतलब आप जो भी डिजाइन कीजिएगा उसका वैल्यू 30 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और अगर थर्मल पावर प्लांट हुआ, वैसे केस में अगर 200 मेगावाट से 500 मेगावाट के बीच का कैपेसिटी है, तो उसमें हाइट, स्टैक हाइट 220 मीटर मिनिमम होना चाहिए। 500 मेगावाट कैपेसिटी से ऊपर है तो स्टैक हाइट आपका कितना होना चाहिए, 275 मीटर जो है मिनिमम होना चाहिए, ठीक। तो आपको क्या ध्यान रखना है, पहले इस फॉर्मूला से चेक करना है, फिर इससे चेक करना है, इसमें से जो मैक्सिमम आएगा वो आपको ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है आप देख लीजिएगा, ये जो मिनिमम क्राइटेरिया है नीचे लिखा हुआ, इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, नहीं कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करवाना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये आपका हो गया किसका, इफेक्टिव हाइट ऑफ स्टैक, इस पे न्यूमेरिकल्स पूछता है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा, ये फॉर्मूला आपका काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सा फॉर्मूला है सर, H इज इक्वल टू एच प्लस डेल्टा एच। अब सवाल है कि यहाँ पे H जो है ये तो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, डेल्टा H कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो डेल्टा H कैलकुलेट करने का हमारे पास बहुत ही अच्छा इक्वेशन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हॉलैंड्स इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। डेल्टा एच कैलकुलेट करने का हमारे पास जो है बहुत ही अच्छा इक्वेशन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हॉलैंड्स इक्वेशन कहते हैं। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इससे सब जगह क्वेश्चन पूछता है, चाहे ईएससी हो या सीएससी हो या फिर सेमेस्टर हो, ठीक है, सब जगह इससे क्वेश्चन पूछता है। डेल्टा एच बराबर वी एस डी बाई यू 1.5 2.68 इंटू 10⁻³ पी डी टी एस माइनस टी ए बाई टी एस। डेल्टा एच क्या है, राइज ऑफ प्लूम एबव द स्टैक है। वी एस क्या है, स्टैक गैस वेलोसिटी है। डी क्या है, इनसाइड एग्जिट डाया ऑफ स्टैक है। यू विंड स्पीड है। पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन मिलीबार है। टी एस स्टैक गैस टेम्परेचर है। टी ए एयर टेम्परेचर है। उसके बाद अब हम लोग जो है नॉइज पॉल्यूशन देख लेते हैं। नॉइज पॉल्यूशन बहुत ही छोटा चैप्टर है, जिट से तो अब हटा दिया गया वर्तमान में, ठीक है, लेकिन आपके लिए ये जो है पढ़ना इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछता है यहाँ से। टाइम पीरियड का बात किया जाए तो टी बराबर 1/f होता है, जहाँ पे f फ्रीक्वेंसी को बताता है। वेवलेंथ का बात किया जाए, c बराबर f लेमडा होगा, यहाँ पे लेमडा वेवलेंथ को बताएगा, c वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव होगा, f फ्रीक्वेंसी होगा। पी आरएमएस मतलब हो गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर टी। ये पी जो है टी का फंक्शन होगा, यानी कि टी के टर्म में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। प्रेशर एट एनी टाइम टी हो जाएगा। साउंड प्रेशर बराबर क्या होता है, टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस बैरोमेट्रिक प्रेशर होता है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड पूछा जाए तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई ए, जहाँ पे डब्ल्यू हमारा क्या होगा, पावर बताएगा, पावर ऑफ साउंड वेव बताएगा। आई हमारा इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव होगा। ए हमारा यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन हो जाएगा। उसके बाद आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन बता रहे हैं, आई बराबर पी आर एम एस का स्क्वायर बाय रो इंटू सी होता है, जहां पे रो आपका क्या बताएगा सर, ये आपका डेंसिटी ऑफ एयर बताता है, ठीक है। सी क्या बताएगा आपका, सी आपका बताएगा वेलोसिटी बताएगा सर। बात समझ गए, चलिए तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद अगर आपको किसी किसी क्वेश्चन में वेलोसिटी नहीं देता है, टेम्परेचर दे देता है, तो वहां पे आप क्या कीजिएगा, फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा, c बराबर 20.05 रूट अंडर टी, ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपसे जो है बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, छोटा छोटा फॉर्मूला है, आपको सब ध्यान में रखना। पहला है साउंड लेवल। साउंड लेवल बराबर क्या होता है, एल इज इक्वल टू लॉग बेस 10 क्यू नॉट क्यू बाई क्यू नॉट होता है, जिसको आप बेल्स में निकालते हैं। साउंड लेवल हो गया। उसके बाद आपसे पूछेगा साउंड प्रेशर लेवल, साउंड इंटेंसिटी लेवल, एवरेजिंग साउंड प्रेशर लेवल, ठीक है। ये सारा चीज आपसे पूछता है, तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। जैसे हमसे अगर साउंड लेवल पूछेगा, साउंड लेवल इसको हम लोग किससे दिखाएंगे, कैपिटल एल से दिखाएंगे। एल बराबर क्या हो जाएगा, लॉग, एक चीज याद रखिएगा, बेस हमें 10 लेना है, क्यू बाय क्यू नॉट हो जाएगा। क्यू नॉट हमारा क्या होगा, रेफरेंस या फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगा, ठीक ना। उसके बाद साउंड प्रेशर लेवल का अगर बात किया जाए, ये हो गया साउंड लेवल। अगर साउंड प्रेशर लेवल बोलेगा, इसको हम लोग एलपी से दिखाते हैं, ठीक है। एलपी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 20 लॉग बेस 10
पी आर एम एस बाय 20 म्यू पी ए। अब ये जो 20 म्यू पी है इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो पास्कल कहते हैं। ठीक है, ये साउंड प्रेशर लेवल हो गया। उसके बाद साउंड इंटेंसिटी लेवल में आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला रह जाएगा 10 log बेस 10 आई बाई 10 पर पावर -12। ठीक है, ये हमारा 10 पर पावर -12 जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद रखिएगा। ठीक है, एवरेजिंग साउंड प्रेशर लेवल जिसको आप किससे दिखाते हैं, एलपी बार से दिखाते हैं। ऊपर बार लगने का मतलब एवरेज वैल्यू है। ठीक है, इसका फॉर्मूला एलपी बार बराबर क्या हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज्यादा पूछता है। log बेस 10 1 बाई एन समेसन स्मॉल एन बराबर 1 से स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन 10 पर पावर एल एन बाय 20 हो जाएगा। समझ गए, तो ये 3-4 फॉर्मूला आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बस ये लास्ट है। ठीक ना, इक्विवेलेंट नॉइज लेवल, इक्विवेलेंट नॉइज लेवल जिसको आप एल इक्विवेलेंट भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 10 log बेस 10। ठीक है, जहां जहां ये समेसन दिया हुआ मतलब आपका एक से ज्यादा वैल्यू रहेगा सबको जोड़ दीजिएगा। जहां जहां ये समेसन दिया हुआ इसका मतलब एक से ज्यादा वैल्यू रहेगा, आपको क्या करना है, सबको जोड़ देना है। 10 पर पावर एल आई बाय 10, इसको गुना कर दीजिएगा किससे, टी आई से गुना कर दीजिएगा। बात समझ गए, एल इक्विवेलेंट निकल जाएगा। उसके बाद नॉइज रिडक्शन पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा आपसे, नॉइज रिडक्शन पूछेगा। नॉइज रिडक्शन पूछेगा तो नॉइज रिडक्शन बराबर फॉर्मूला होता है 10 log बेस 10 20 एच स्क्वायर बाय लेमडा आर। 10 log बेस 10 20 एच स्क्वायर बाय लेमडा आर। नॉइज रिड्यूस करने के लिए हम लोग जो करते हैं, जैसे कि रोड के किनारे पेड़ लगा दिए या बड़ा बड़ा दीवार खड़ा कर दिए, इससे हमारा क्या होता है, नॉइज रिड्यूस होता है। ठीक है, तो एच हमारा क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द बैरियर वॉल हो जाएगा। अब जो भी हाइट बैरियर क्रिएट किया उसका हाइट हो जाएगा, लेमडा वेवलेंथ ऑफ साउंड हो जाएगा, और यहाँ पे डी नहीं होगा, आर होगा। आर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द बैरियर एंड द रिसीविंग पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में हमारा एल एन कॉन्सेप्ट, तो एल एन कॉन्सेप्ट हमारा कुछ नहीं है, ये एक तरह का स्टेटिस्टिकल पैरामीटर है। ठीक है, ये क्या है, स्टेटिस्टिकल पैरामीटर का वैल्यू देता है कि हमारा जो है कोई भी पार्टिकुलर साउंड लेवल जो है कितना बार एक्सीड किया है, हमारा कोई भी पार्टिकुलर साउंड लेवल जो है कितना बार एक्सीड किया है, वही बताता है और कुछ नहीं बताता है। ठीक, उसके बाद आपको जो है हर एक एरिया वाइज, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा है कि हर एक एरिया वाइज आपको देखना है कि हमारा जो है परमिसिबल लिमिट क्या होगा साउंड का। ठीक है, तो हमको क्या देखना है, जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया रहेगा तो दिन में परमिसिबल लिमिट 75 है, रात में 70 है। ठीक है, उसके बाद कॉमर्शियल एरिया दिन में 65 है, रात में 55 है। उसके बाद हमारा जो है सर रेसिडेंशियल एरिया है, दिन में 55 रात में 45, और शांति प्रिय इलाका है जैसे साइलेंस जोन है, दिन में 50 रात में 40 होना चाहिए। तो ये था आपका क्या, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का रिवीजन। वीडियो लगभग 2 घंटा, पौने 2 घंटा के आसपास चला गया है। आपको क्या करना है, इस वीडियो को कितना बार देखना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट हो, ठीक है, तो इस वीडियो को आप कितना बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, कम से कम 3 बार देखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अगर किसी भी तरह का डाउट वाउट होगा तो आप हमसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आई होप कि आप इस 3 बार वीडियो देखने के बाद न्यूमेरिकल्स भी लगाइएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगाइएगा। ठीक है, ताकि आपका सब्जेक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, कमांड हो सके। पीडीएफ चाहिए, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट का क्लास ज्वाइन करना है तो आप हमारे पर्सनल नंबर 7903627026 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ तक के क्लास के लिए